नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खरा सौदा। और इस शो में अगले 2.5 घंटे हम आपको बताएंगे कि आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है। हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी देंगे। मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ आशीषा भी मौजूद है जो कि कुछ ही देर में आपको बताएंगे कि ग्लोबल क्यूज कैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कल की शानदार तेजी के बाद अब आज देखना होगा कि क्या 25,000 के लेवल्स को आज भी बाजार होल्ड कर पाएगा। बैंक निफ्टी में कल की जो बड़ी तेजी आई उसके बाद क्या करें, क्या मुनाफा बुक करने का समय आ गया है बाजार पर, इस पर फोकस रहेगा। और कच्चे तेल अब $70 के नीचे आ चुका है, उसका असर किन किन सेक्टर पर पड़ सकता है इस पर भी हम आगे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर पेंट, टायर, एविएशन स्टॉक्स ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको की फायदा होगा। तो आज इन तमाम स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है, साथ ही आईटी और फार्मा में भी एक्शन एक्सपेक्टेड है। लेकिन चलिए पहले आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले 4 विंडो के जरिए आपको बताएंगे कि आज के लिए अहम ट्रिगर्स कौन कौन से हैं। तो ग्लोबल क्यूज की बात करें तो काफी मिला जुला कारोबार रहा अमेरिकी बाजारों में। नैस्डैक में बढ़त आई, S&P 500 भी लगातार 2 दिन ऊपर था, लेकिन डाउ जोन्स में अगर देखेंगे तो वहां पर थोड़ी नरमी देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त हल्की नरमी के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है 25,100 के स्तर के पास। ब्रेंट क्रूड भी आज के लिए बड़ा ट्रिगर होगा भारतीय बाजारों के लिए। ब्रेंट क्रूड $70 के नीचे, और इसी के चलते आज टायर, पेंट और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फोकस में रहेंगी। टाटा मोटर्स पर भी आज नजर रखिए। कल आपको ध्यान होगा एक बड़ी खबर, कंपनी ने अपने काफी सारे जो ईवी वेरिएंट्स के प्राइसेस थे वो घटा दिए। आज उन पर रिपोर्ट्स आई है टाटा मोटर्स पर यूबीएस की सेल रेटिंग। और इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात करें तो एनबीएफसीज भी आज फोकस में रह सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की यहाँ पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स निकल कर आई है। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के आधार पर ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। इसके अलावा आज कैबिनेट की अहम बैठक भी होगी जिसमें कि ईवी के लिए फेम 3 का ऐलान हो सकता है। तो यहाँ से क्या आउटकम निकल कर आता है, दिन भर हमारे रिपोर्टर्स की नज़र रहेगी इस पर, और जैसे जैसे कुछ अपडेट आएगा वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। तो ये हैं बाजार के लिए आज कुछ अहम ट्रिगर्स। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट का जो असर है वो भारतीय बाजारों पर इस वक्त हावी है, क्योंकि आने वाले समय में ये वीक भी और अगले हफ्ते भी ग्लोबल इवेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें कि दुनिया भर के बाजार तो रिएक्ट करेंगे ही, भारतीय बाजारों में भी उसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन कल किस तरह से कारोबार देखने को मिला, क्या कुछ संकेत नजर आ रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से, बताने के लिए आशीषा हमारे साथ मौजूद हैं। आशीषा, बताइए। हाय पूजा, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल काफ़ी मिला जुला कारोबार रहा ग्लोबल बाजारों से आज सुबह। हमारे भारतीय बाजारों की गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो सुबह आधे घंटे पहले करीब 25 अंकों की तेजी थी, लेकिन अब गिफ्ट निफ्टी सपाट 25,100 के नीचे फिसल चुका है। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी कमजोरी दिखी है आज सुबह। कॉस्पी की बात करें, कोरियन बाजार लाल निशान में है। इसी के साथ निकाय के बाजारों में भी % से ज़्यादा की गिरावट है। और शंघाई के बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी कमजोरी दिखी है। अमेरिकी बाजारों की सबसे पहले चर्चा करेंगे। यहाँ पर मिलाजुला कारोबार था। डाउ जोन्स में करीब 0.2% की गिरावट दिखी कल के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक आधे से 1% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो एनवीडिया, याद रखें, एक AI प्ले है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्ले के चलते पिछले कुछ सालों में अच्छी तेजी दिखी है, लेकिन कुछ दिनों पहले नतीजे आए थे जो काफ़ी कमज़ोर थे, जिसके बाद गिरावट भी दिखी थी। कल के ट्रेडिंग सेशन में एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट, इन दोनों स्टॉक्स में तेजी दिखी, जिसके चलते नैस्डैक और S&P 500 में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी। JP मॉर्गन के नतीजों के बाद कुछ कमेंट्री आई जो काफ़ी कमज़ोर थी, जिसके चलते करीब 11% की गिरावट JP मॉर्गन के स्टॉक में कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। जैसे आपने बताया, इन्फ्लेशन का डेटा आएगा अमेरिकी बाजारों पर, उसका इम्पैक्ट दिखेगा। आज रात को CPI का डेटा आएगा, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों पर इम्पैक्ट और भारतीय बाजारों पर भी इम्पैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकता है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो वहां पर भी कल के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी थी। सबसे पहले डैक्स 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ।
फिटसी और कैक में भी करीब आधे से 1% की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। BMW की बात करेंगे, जिसके नतीजे आए। नतीजे के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री और गाइडेंस जो उन्होंने FY25 के लिए 24 के लिए दी है वो काफ़ी कमज़ोर थी, जिसके चलते BMW के स्टॉक में भी गिरावट दिखी। लास्ट में ब्रेंट क्रूड की बात करेंगे। पूजा ने कहा $70 के नीचे लुढ़क चुका है ब्रेंट क्रूड और चाइना में डिमांड कंसर्न्स है, जिसके चलते ब्रेंट क्रूड में गिरावट दिखी। लेकिन ऑल इन ऑल मिले जुले कारोबार ही दिखा है ग्लोबल बाजारों पर और गिफ्ट निफ्टी पर भी उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। स्पीड से बढ़ाओ यार। तो बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो इस वक्त तो देखिए स्टेबिलिटी थोड़ी नज़र आ रही है, ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखाई दिया, हालांकि एशियाई बाजार थोड़ा कमज़ोर है। लेकिन अब ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि हमने बात की कि महंगाई के आंकड़े और अब फेड की बैठक भी होने वाली है 17-18 सितंबर को, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। चलिए, लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि यूएस प्रेसिडेंशियल की डिबेट जारी है, जिसमें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में आमने सामने हैं। और इस वक्त देखिए दोनों में एक डिबेट भी चल रही है। सुबह जब मैं सुन रही थी तो थोड़ा कमला हैरिस यहाँ पर भारी पड़ते हुए दिखाई दी हैं। यहाँ पर तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। रूस यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा था उस वॉर को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बात हुई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर भी दोनों के बीच यहाँ पर डिबेट चल रहा है। तो ये कुछ बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसे ताज़ा तस्वीरें देखिए वहाँ से निकल कर आ रही है। डिबेट अभी जारी है, अब देखना होगा कि ओवरऑल क्या आउटकम निकल कर आता है। ठीक है, तो चलिए, वैसे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, एक बार आपको बता दें पूजा, और दोनों की जो डिबेट है वो अमेरिकन्स काफ़ी गौर से सुन रहे हैं और लगातार अमेरिकन्स ने इन दोनों ने ही कहा था हम डिबेट करना चाहते हैं। तो दोनों ने जब डिबेट करने के लिए कहा तो डिबेट चल ही रही है और नॉन स्टॉप चल रही है। आप बता रहे थे कि काफ़ी घंटों से चल रही है। जी है ना? मैं सुबह सुन भी रही थी Yes. दोनों की कमेंट्री बीच। लेकिन इस बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि कल जब हम कुछ रिपोर्ट्स भी हाईलाइट कर रहे थे, देखिए आप बताइए, नुवामा की जो रिपोर्ट भी आई थी उसमें भी कहना था कि ट्रंप का आना फिलहाल भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। तो ये जो इलेक्शन का पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है यूएस में, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप फोकस करेंगे भारतीय बाजारों पर। कल क्लोजिंग तो काफ़ी अच्छी थी, निफ्टी 25,000 के ऊपर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में 154 अंकों की तेज़ी देखने को मिली। आज एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की। तो डिम्पी आपसे समझना चाहेंगे, पहले तो एफआईआईज और डीआईएस की पोजीशन को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार 2 दिनों से एफआईआईज की काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही थी भारतीय बाजारों में। अगर कैश मार्केट में देखें तो 9 सितंबर को करीब 1177 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। 10 सितंबर को यानी कि कल का जो आंकड़ा है उसमें भी काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से। 2208 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। तो एफआईआईज तो काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं इस पर। डीआईएस की तरफ से कल थोड़ी मामूली यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है। तो आप शुरू से ही एफआईआईज, डीआईएस और रिटेल के जो इस वक्त होल्डिंग्स है उसको एनालिसिस भी कर रहे थे। कल का ये जो बदलाव हुआ है, थोड़ा बहुत बिकवाली आई है डीआईएस की तरफ से और एफआईआईज की जो पोजीशन बढ़ी है, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपका सवाल काफ़ी लंबा था लेकिन उसका जवाब उतना ही छोटा है। जवाब इसलिए छोटा है क्योंकि एफआईआईज और डीआईएस की होल्डिंग में लॉन्ग पोजीशंस में किसी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। मैं आपको 2-4 पॉइंट्स के साथ आपको मैं नोटिस करवाता हूँ कैसे। जैसे देखिए, जब भी हम कैश का नंबर्स देखते हैं ना, साथ में ऑप्शंस का नंबर ज़रूर देखा कीजिएगा, ज़रूर। हम आपको 10 तारीख को देखो कैश के अंदर एफआईआईज का नंबर आपको 2208 करोड़ रुपए का दिख रहा है। अभी इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर भी दिखाना आपको, वो 38,000 करोड़ रुपए का सेल भी दिखेगा। तो 38,000 करोड़ रुपए का सेल नंबर जब आएगा ना एफआईआईज के अंदर से, तो मार्केट पूरी तरह से हेज होता है, ये वैसे ही आएगा। एक काम करता हूँ, मेरी आंखों में थोड़ा ग्लेयर आ रहा है तो मैं ग्लासेस हटा देता हूँ और इससे सीधी बात करते हैं आपसे। 38,000 करोड़ का ये जो नंबर इंडेक्स ऑप्शंस का है ना, ये थोड़ा माइनस का नंबर है और ये क्या कर रहा है, मार्केट को हेज कर रहा है। हेज कैसे कहते हैं? हेज का मतलब दोनों के लिए हेज है। हेज सिर्फ तेज़ी वालों के लिए हेज नहीं होता, ये मंदी वालों के लिए भी हेज है। यानी कि अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग रखना पड़ेगा, और अगर आप लॉन्ग रख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ शॉर्ट रखना पड़ेगा। भले वो आप 10% रखो, आप 20% रखो। क्या आपको पिछले 3-4 दिनों में बाजार नीचे जाता हुआ नहीं दिखा था?
क्या इससे पहले मार्केट नीचे नहीं गया? तो टिपिकली जब मैं हेज मार्केट के बारे में बात बोलता हूँ तो उसके दो मतलब होते हैं। फर्स्ट रेंज मार्केट, सेकंड ऊपर पे आके बेचना है, नीचे पे आके खरीदना है क्योंकि पुल बैक का मार्केट है। और तीसरा, अगर आप पोजीशन रोज रोज नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस आपको करना चाहिए। पूजा, आपने मेरे को नंबर्स के बारे में पूछा तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 64% की लॉन्ग पोजीशंस है इस समय एफआईज की, और रिटेल की जो लॉन्ग पोजीशंस है करीब 47% है, और डीआईएस की लॉन्ग पोजीशन 36%। आई रिपीट, डीआईएस 36, रिटेल 47 और एफआईज के पास होल्डिंग है 64% की। किसी तरह का कोई मेजर बदलाव नहीं है, एक आधा परसेंट ऊपर नीचे हुआ है। और ये बात पूजा जब कल हमारे साथ आप शो में थी तब भी हमने आपकी बात क्लियर की थी कि डाटा को देख के ऐसा लगता नहीं है कि एफआईज की तरफ से बिकवाली आई होगी, या तो वो उतना ही रहेंगे या तो हल्की फुल्की खरीदारी आएगी। तो पिछले 2 दिन से मार्केट के नंबर यहीं आके रुक गए हैं, और जब मार्केट के नंबर यहीं आके रुक जाएंगे तो बाजार खिसक के चल रहा है। एक दिन 25,000 के नीचे, अगले दिन 25,000 के ऊपर। और अभी आप गिफ्ट निफ्टी को देख पा रहे थे। अच्छा, मैं गिफ्ट निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखते हो ना तो ये टिपिकली फ्यूचर्स होते हैं, और हम जो बंद करते हैं वो स्पॉट पे बंद करते हैं। तो इसलिए देख रहे हो कि बहुत बड़ा डिफरेंस कई बार आता है नंबर्स में, जब आप ऊपर नंबर्स लिखे हुए देखते हो। तो इसलिए हमने क्या कि निफ्टी के इम्पाइल्ड ओपन दिखाते हैं आपको। इम्पाइल्ड ओपन का मतलब होता है जो आपके साथ मैच करता है, इसलिए लिखा हुआ है गिफ्ट निफ्टी इम्पाइल्ड ओपन। तो इम्पाइल्ड ओपन का मतलब ये स्पॉट ही समझो आप एक किस्म से। दूसरा पॉइंट, आज की ओपनिंग में कोई बड़ा गैप या कोई बड़ी गैप डाउन भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ने कल जो 2 लेवल्स बचाए हैं, पहला 25,000 और 51,000, उसी पे ही आज आपको वेट एंड वॉच करना है। बस उन्हीं दोनों लेवल्स को आपको आज देखना है। इसके बाद ऊपर के लेवल सब आपको आप सामने में अभी डिस्कस कर लूँगा, लेकिन एफआईज के नंबर्स पे और ये जो मार्केट की रेंज है मैंने उसको एफआईज के नंबर के साथ कनेक्ट करके आपके सामने रखा पूजा। बिल्कुल, तो ये है एफआईज और डीआईएस के होल्डिंग से संकेत। लेकिन चलिए अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी के लिए आज अहम लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे और क्या फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह देंगे यहाँ से? अगर आपको कल के अहम लेवल याद होंगे तो हमने 25,000 के बारे में कम से कम इसी शो में 25 बार बोला होगा, और उससे पहले भी हमने 25,000 के बारे में 25 बार बोला होगा। तो 25,000 की इंपॉर्टेंस आप इसी से समझ सकते हैं कि आपको खुद से फील गुड होने लगता है। एक बेंचमार्किंग होता है ना, अगर आप किसी यात्रा में हैं तो आप किसी को बताएंगे, वो पूछेगा आप कहाँ पे हो, तो आप बोलोगे मैं फलानी जगह पर हूँ। भले आप उस जगह से 100 मीटर दूर होंगे या 100 मीटर आगे होंगे, लेकिन जगह का नाम जो प्रोमिनेंट जगह होगी सिर्फ वही बताएंगे, ताकि सबको पता लग पाए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, भले आप 100-200 मीटर आगे पीछे होते हो। सेम मार्केट के अंदर भी है, आप कहाँ पे खड़े हो, आप 25,000 पे खड़े हो कि 25,000 के नीचे या ऊपर खड़े हो, ये ज़्यादा मैटर करने लग रहा है। अच्छा, क्या ये लेवल से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन उसमें लेवल्स के साथ साथ, जिसमें कई बार बोलता हूँ, भाव और भावनाओं का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे 25,000 के ऊपर आ जाएगा, आपके मन में शॉर्ट करने की जो प्रवृत्ति उठेगी ना, वो दबती जाएगी। और जैसे 24,800 के आसपास आ जाओगे तो क्या होगा, आपसे शॉर्ट होगा ही नहीं। और ये बात, अच्छा ये बात हमको कैसे पता लग रही है कि हम मन में थोड़ी बैठे हैं किसी की परमात्मा की तरह, ये पता लग रही है थोड़ी डाटा से। आप चेक करो, रिटेल के नंबर तभी लॉन्ग के पोजीशंस के तभी बढ़े जब मार्केट के अंदर फॉल आया, और 24,800 के आसपास अगर फॉल और बढ़ जाता तो रिटेल के नंबर भी आना बंद हो जाते। ये मैं अपने बैक टेस्टिंग फार्मूले से बता रहा हूँ। तो 24,800 मैंने बताया ना, रिटेल को ब्रेकआउट भी नहीं चाहिए। रिटेल को तो ये चाहिए कि एक रेंज का साफ सुथरा मार्केट हो, मेरे को क्लीन पता हो कि अच्छा यहाँ पे आके रुकेगा, यहाँ पे आके चलेगा। एक डिसिप्लिन बॉय वाला मार्केट चाहिए। एग्जैक्टली मार्केट एक डिसिप्लिन बॉय वाला है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी मार्केट के अंदर हो रहा है शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर हो रहा है। अगर आप फ्यूचर्स दिखाना चाहें तो निफ्टी के फ्यूचर्स भी दिखा दीजिएगा, उसमें आपको -3% दिखेगा करीब, ओआई, ओपन इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं। इससे हुआ क्या कि आपका बाजार थोड़ा और लाइट हो गया। पूजा जी, जब आप शुरुआत में आए थे तो सितंबर सीरीज़ के हमने शुरुआत में एक वर्ड आपको बताया था कि 6 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमने एंटर किया हुआ है। वो 6 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट के साथ जब आप चलते हो ना, आप चल नहीं सकते, आप इतना भारी होता है, आपसे चला ही नहीं जाएगा। 4 कदम रखोगे आप हाँफने लग जाओगे, दोनों ही केसेस में, गिरने में भी और बढ़ने में भी। लेकिन जैसे अपना आप पीठ में से वजन थोड़ा सा कम करोगे, आपको चलने को थोड़ी आसानी होगी। मार्केट एग्जैक्टली वही कर रहा है, अपने पीठ में से थोड़ा वजन को कम कर रहा है। वजन 2 तरीके का था, तेजी वालों का वजन और मंदी वालों का वजन। तो किसका वजन कम किया मार्केट ने? उसने मंदी वालों का वजन कम किया। कैसे किया? उनकी कवरिंग करवा के, कि आप शॉर्ट करके बैठे हो, कवर करो भाई साहब, 25 दर ले आया हूं मैं। तो उसने क्या, वजन धीरे धीरे करके कम कर दिया। बाजार
थोड़ा सा लाइट हुआ है, थोड़ा चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। इसलिए भी आप देखोगे अभी सभी मेहमान जुड़ेंगे, आपको जो स्टॉप लॉस देगा ना कोई भी 24,800 के नीचे का नहीं देगा। आप देख लीजिएगा, अभी तो मेहमान जुड़े नहीं, अभी आपको बताऊंगा 24,800 के नीचे का कोई स्टॉप लॉस नहीं देगा, और कोई भी आपको 25,500 के ऊपर का टारगेट नहीं देगा। ये भी आप देख लीजिएगा। ये पूरी रेंज होगी 700 पॉइंट की, आप बीच में खड़े हो अभी आप, और अब प्रोबेबिलिटी के तौर पर आपसे ये कहेंगे अभी बाइंग ऑन डिप्स आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपको भी देखना, भी मेहमान भी आपको बात आके रखेंगे, क्योंकि डाटा है ना वो दिख रहा है वो साफ। भले वो कम कहें आपसे कि कम पोजीशन रखो, जो मैं भी हमेशा आपसे कहूँगा। दूसरा पॉइंट, नए और पुराने वालों को क्या करना है। नए वालों को तो देखो 24,800 का स्टॉप लॉस लगाना है। पूजा जी आप तो इसका गवाह हो खुद कि हमने 2 या 3 लॉट हमने प्लस करवाए हुए हैं, और 3 लॉट से जिस दिन से प्लस करवाएं उस दिन से कभी आपने नीचे का मुंह नहीं देखा। आप बैक टू बैक ऊपर हो। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी को एज इट इज़ भी जोड़ दूं ना, तो आज भी आप शुरुआत में ऊपर ही खोलोगे एज इट इज़ ही। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पुल बैक आ रहा है उसका भी एक मर्यादा है। वो 25,200 300 तक तो लेके जा सकता है, बट 25,500 तक पुल बैक नहीं है। उसके लिए कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनना ज़रूरी है। तो आपका पहला टारगेट 25,200 का ही मान के चलो। 200 के ऊपर ना मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, और अगर दिख भी रहा है तो मैं उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा। तो मैं 25,200 तक तो कॉन्फिडेंस हूँ कि हाँ यहाँ तक आने के मार्केट के अभी भी चांसेस हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट 5,31,000 खड़े हैं ना, मैं इसमें से 10,000 कॉन्ट्रैक्ट भी हटा दूंगा तो मेरे को 100-150 पॉइंट मिल जाएंगे। तो रेजिस्टेंस एरिया आपका होगा 25,200, सपोर्ट एरिया होगा आपका पहला 25,000, फिर दूसरा 24,800, वेरी इमीडिएट वालों का 25,000 और थोड़ा डीप वालों का 24,800 का एक स्टॉप लॉस बनता है। शॉर्ट करना नहीं है आपको, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं, शॉर्ट वॉट करना नहीं। एक छोटा सा पॉइंट मैं ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए बोल देता हूँ, क्योंकि हो क्या रहा है ना, आज बुधवार का दिन है, थोड़ा ऑप्शंस का भी काम होगा मार्केट के अंदर। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ऑप्शंस वाले इंट्राडे ही काम करना है ना, जो मिलता। और एक और चीज़, अगर थोड़ा भी गेन आ जाता है ना कॉल्स वालों, तो एक बार आप बुक कर लेना। और पुट्स वालों को भी यही बोलूँगा, अगर थोड़ा सा गेन आता है बुक कर लेना, क्योंकि मार्केट डिसिप्लिन्ड बॉय की तरह है, आपसे रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा नहीं, इसलिए एबनॉर्मल गेन आएंगे और जाएंगे नहीं। तो आपको रेंज का प्रीमियम्स खाने हैं, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो शॉर्ट करने वालों को भी सलाह है, शॉर्ट नहीं करना है। रेंज वही पुरानी इंटैक्ट है, अभी भी उसी रेंज में आप कारोबार करिए। ऊपर की तरफ 25,500, 24,800, नीचे की तरफ अहम सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में डिम्पी क्या नजरिया बन रहा है आपका, यहाँ पर क्या करें शॉर्ट और लॉन्ग वाले? देखिए 51,000 के इंडेक्स के अंदर कल सिर्फ 150 पॉइंट या 151 पॉइंट ही जुड़े। 51,000 का इंडेक्स और सिर्फ 150 पॉइंट जोड़े। ये बात बहुत अच्छी भी है, लेकिन ये बात बहुत बुरी भी है। अगर आपको शॉर्ट कवरिंग की हुई, जैसे देखिए कल इसके अंदर देख रहे हैं 0.66 का ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है। कहने का मेरे मतलब है, इसने शॉर्ट्स भी करवाया तो कवर भी करवाया तो बहुत हल्के हाथ से करवाया। और एक चीज़ तो आप अच्छे से जानते, मेरे बिना बोले आपको लेवल से समझ में आता है कि बैंक निफ्टी में वो एग्रेशन नहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ा ठंडा है, बुझा हुआ है, निराश है और थोड़ा पीछे की तरफ बैठा है। उसको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा। क्या बैंक निफ्टी आगे आना नहीं चाहता? आना चाहता है, लेकिन जो उसको लेके आना चाहते हैं ना, वो आगे नहीं आ रहे हैं। निफ्टी के पास क्या है कि कभी फार्मास्यूटिकल चल जाएगा, कभी आईटी चल जाएगा, तो कभी एफएमसीजी चलेगा। टिपिकली जब तक हमें रेंज का ब्रेकआउट नहीं करते, तीनों सेक्टर्स को पुश करके ले आते हैं। इसकी प्रॉब्लम थोड़ी दूसरी है, इसको पुश करने वाला कोई नहीं है। पुश करने वाला एक HDFC है, वो तो ठंडा बैठा है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा हो ना मेरी बात पे, तो आप सिर्फ HDFC का 5 दिन का चार्ट आप उठा के देख लेना, लेवल्स देख लेना। टोटल इंट्राडे स्विंग भी 30 रुपीज़ का, 1600 का आसपास का शेयर है। 30 रुपये भी नहीं घूमता। क्या कमाओगे, क्या खाओगे, क्या उसके अंदर सौदा डालेंगे, क्या एग्जिट नहीं करेंगे। वो सबसे बड़ी वेटेज वाला बैंक निफ्टी का पार्ट है। दूसरा ICICI है और तीसरा एक्सेस है, या कोटक या इंडसन भी। उन पांचों में भी आपको देखो ना, सेकेंड डे एग्रेशन एब्सेंट हो जा रहा है। आप ये देखो 23 रुपये का पूरा हफ्ते का मूवमेंट है, देख लिया आपने। ये ICICI बैंक का पूरे हफ्ते का मूवमेंट दिखाओ, पूरे हफ्ते का एक्सिस बैंक का दिखाओ मूवमेंट। आप ये देखो, जो लोग इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, बाराती को, दूल्हा साहब को आगे लेके आना है बारातियों को, वो बाराती ही एब्सेंट है। वो दूल्हा जी कैसे आएंगे फिर आगे? तो ये प्रॉब्लम थोड़ी बैंक निफ्टी के साथ हो रही है। इसलिए इनमें से जो भी नाम अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब फायर कर रहे हैं, इनमें से कम 2 शेयर, कम से कम 2 शेयरों का हफ्ते भर का रिटर्न कम से कम 7 से 8% होना चाहिए। तब जाके बैंक निफ्टी को रेंज ब्रेकआउट करने का बेनिफिट मिलेगा। रेंज में आपको बता देता हूँ, 51,000 के ऊपर जब तक बंद है कोई दिक्कत नहीं। 51,000 का है पहला इमीडिएट स्टॉप लॉस, 50,800 का दूसरा स्टॉप लॉस, सीरीज का स्टॉप लॉस 50,500 का, जो हमने पैनिक में भी बनाया हुआ है। तो 50,500, 50,800, 51,000 का स्टॉप लॉसेज हैं। ऊपर जाते समय आप 51,500 पे आके रुक जाओगे।
51,500 पार होते ही, अच्छा 500 भी नहीं है एग्जैक्टली, वो 400 समथिंग है, मैंने उसको राउंड फिगर करके 500 कर दिया, और वो 50 दिन की एवरेज है जो पिछली बार भी नहीं टूटी थी। सारी एवरेजेस बैंक निफ्टी ने ठीक कर ली हैं, बट 50 दिन की एवरेज को अभी भी ठीक नहीं कर पाया। जब तक वो ठीक नहीं होगी आपको मैं अस्पताल से छुट्टी नहीं दे सकता। तो इसलिए 51,500 के ऊपर जिस दिन बैंक निफ्टी आएगा आप देखिएगा 52,000 पाने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये मोटा मोटी लेवल्स है। नए और पुराने वालों को अपने अपने प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग या अपनी रेशियो के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। रेशियो कम से कम 1:2 की हो, जितना खोगे उससे डबल पाना है तो आना, नहीं तो छोड़ देना। ये बैंक निफ्टी का हो गया। और मेरे लिए मैं ऑलरेडी आपको 2-3 लॉट बता चुका हूं कि आपको मैंने प्लस करवाए, आप उसी को कैरी फॉरवर्ड करो। नए वाले को 51,000 का स्टॉप लॉस लगा लेना है। एक और चीज, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बैंक निफ्टी महंगा नहीं है, अभी भी 0.90 पे चल रहा है। 7 शेयर एफ एंड बैन में है, लिस्ट दिखा देना एफ एंड बैन वाले शेयर्स की भी, आपको वो भी पता लग जाएगा। सबसे लास्ट में आरबीएल, सबसे पहले एबी फैशन रिटेल आपको दिख जाएगा। 8:20 21 मिनट हो चुके हैं। आज हमने 1 से 2 मिनट थोड़ा फालतू लिया क्योंकि वो क्रूड वाली बातचीत भी कर रहे थे, उस पर भी अभी हम आपको लिंक भी सुनाएंगे। अभी मेरे एक सहयोगी आपको पूरी वो क्रूड की एक जानकारी भी देंगे कि एक्चुअली में क्रूड जब $70 के नीचे कब गया था, बेनिफिशियरी वगैरह कौन कौन से, ताकि आपको फिर से क्लिस्टर क्लियर हो जाए। आप बोलेंगे सर हमको तो पता है, लेकिन फिर भी एक बार और जान लो क्योंकि आज उनमें फिर से रिएक्शन आएगा। लेकिन उससे पहले जरा मेहमानों को जोड़ लेते हैं। सोनी पटनायक मेरे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, उनसे जरा करते हैं बातचीत, और साथ ही साथ दूसरे मेहमान भी मेरे को स्क्रीन पे दिखेंगे अभी, और उनसे हम जरा करेंगे बातचीत। तो सोनी पटनायक से पहले जरा एक बार व्यू पॉइंट ले लेते हैं, और अंशुल जैन भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सोनी गुड मॉर्निंग, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। जरा बताइए, अगर हमने जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया है, अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है उसको ठीक कीजिएगा। अपना एनालिसिस बताइए और अपने स्टॉक्स बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिम्पी जी, आई थिंक आपने काफी अच्छे से इसको ऑलरेडी एक समराइज किया हुआ है। निफ्टी के लिए इंट्राडे बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि बाय आपको तभी करनी चाहिए अगर 25,150 स्पॉट के लेवल में ब्रेक करता है तो उसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा इसी रेंज में रह सकता है, बट रेंज प्ले यहाँ पे आपको 100-150 पॉइंट से ज्यादा भी नहीं मिल रहा है। सो बाय कीजिए, बट कंडीशनल बाय है 25,150। हम देख सकते हैं कि 25,100 पे अभी भी काफी एग्रेसिव कॉल राइटर्स पोजीशन है। उस लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करने के लिए निफ्टी को कल थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, हमने देखा है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होता है दोबारा, तो वो कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा रिक्लेम करेंगे वो पोजीशन को और भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो यहाँ पे कंडीशनल बाय है। और जहां तक सपोर्ट की बात है, मुझे लगता है सपोर्ट आपने सही पकड़ा है, 24,800 पे जाके सपोर्ट बन रहा है। अगर वो लेवल तोड़ता है तो फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। सो कहीं ना कहीं ये 24,800 से लेकर 25,100 का एक रेंज बना हुआ है, बहुत अग्रेसिव रेंज यहाँ पे है नहीं। सो मुझे लगता है थोड़ा सा अवॉइड कीजिए निफ्टी को आज इंट्राडे के लिए। कंडीशनल बाय रखिए, अगर 25,150 के ऊपर बाय कर जाता है स्पॉट तो उसके ऊपर या बाय कर सकते हैं। उसके ऊपर मुझे लगता है कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग मूव जो रहेगा 25,250 25,300 लेवल्स तक दोबारा रीटेस्ट करने के लिए दिखाई दे सकता है, बट अगर वो क्रॉस नहीं होता है तो वो लेवल्स भी टेस्ट नहीं हो पाएंगे। और रही बात बैंक निफ्टी की, मुझे लगता है बैंक निफ्टी अभी भी अपने रेजिस्टेंस के नीचे ही है। बैंक निफ्टी एक जो 50,000 का जो उसने टेस्ट किया है करीबन लेवल, बैंक निफ्टी वहां पे हम देख सकते हैं कि 51,600 700 800 ये रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं बैंक निफ्टी में, वो लेवल को क्रॉस नहीं किया अभी तक। रिकवर किया है लो से 50,300 से रिकवर 1000 पॉइंट दिखाया है, बट रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाया है, और वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है बैंक निफ्टी में कि वो लेवल को क्रॉस करके 52,000 तक एक बार टेस्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दोबारा 51,000 सपोर्ट को दोबारा ब्रेक कर सकता है, 50,500 को भी टेस्ट कर सकता है। सो बैंक निफ्टी यहाँ पे अवॉइड करना बेटर रहेगा। रही बात स्टॉक्स की, तो जैसे मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी में है, मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को ही अडॉप्ट करना चाहिए। सो पहला बाय हमारा रहेगा केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस में से यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फरस लिमिटेड। हम देख सकते हैं कि एक 610 के अच्छे सपोर्ट के साथ यूपीएल यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। सो आप बाय कर सकते हैं इसको 620 616 इस रेंज में। अगर आपको यूपीएल नजर आता है तो आप वहां पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 610 का, जिसके ऊपर वो ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आज इंट्राडे बेसिस पे अगर 625 626 को ब्रेक करता है तो एक हायर साइड टारगेट आपका 635 640 की तरफ जा सकता है। सो पहला बाय हमारा रहेगा यूपीएल में। दूसरा बाय रहेगा, पोजिशनल बाय है पॉलीकैब में।
पॉलीकैब में मुझे लगता है कि एक अच्छे करेक्शन के बाद 6500 सपोर्ट को पकड़ते हुए रिवर्सल काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया है। 1020 EMA हर्डल को क्रॉस किया है कल। सो मुझे लगता है यहाँ पे पॉलीकैब एक पोजिशनल बाय यहाँ पे रहेगा, आप इसको बाय कर सकते हैं, अक्यूमुलेट कीजिए कहीं ना कहीं 60। यूपीएल के बारे में आपका ये यूपीएल जो शेयर है ना सोनी, ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मेरे को याद भी है कि ये माफ़ कीजिए यूपीएल जो आपका शेयर है आपने हमको पहले भी दिया था एक बार, आपको मेरे को ध्यान है, मेरे को अच्छे से ध्यान है एक्चुअली, इसलिए मैंने आपको रोका भी। मैंने पता क्यों रोका आपको, क्योंकि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता था पहले से यूपीएल के बारे में, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है आपने पहले 500 समथिंग 530 का 535 का कुछ ऐसे लेवल था, तब भी आपने मेरे को नोटिस करवाया था। आज अब 635 का टारगेट दे रहे हो। देखो इन्वेस्टर्स के लिए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए इस चैनल के अंदर ना आपको अलग अलग फ्रेमवर्क दिखेंगे, खुद से आप देखेंगे भी समझेंगे भी। तो सोनी पटनायक ने जो यूपीएल का ट्रेड दिया, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, मेरे को अच्छे से याद है आपने पहले भी दिया था एक बार ये, और शायद मेरे 12 बजे के शो में भी दिया हुआ है एक बार, और दूसरा भी 635 से 40 का टारगेट दे रहे हैं। मैम जरा पॉलीकैब बताना, पॉलीकैब का टारगेट। पॉलीकैब का पोजिशनल टारगेट रहेगा 6850 6900, आप इसको बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 6650। ठीक है, पॉलीकैब का टारगेट है 6850 6900 और 6650 का है। देखो 6650 और जो क्लोजिंग का लेवल आप देख पा रहे हो ना, उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना कम है, प्रॉफिट लॉस की रेशियो कैसी अच्छे से कैलकुलेटेड है 3850, यानी कि 200 रुपये के मुकाबले मुश्किल से आपका स्टॉप लॉस लग रहा है 37 रुपये का। ऐसा ही तो चाहिए कि आप जितना खोएं उससे 4 गुना 3 गुना 5 गुना ज़्यादा पाएँ, और मार्केट के अंदर स्टॉप लॉसेस कैलकुलेटेड होके आएंगे ही आएंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है जी, तो ये दोनों शेयर हो गए सोनी पटनायक के, यूपीएल एंड सेकंड इज पॉलीकैब। एक काम करते हैं अंशुल जैन से जल्दी से उनका ट्रेड ले लेते हैं, फिर हम एक क्रूड वाली इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे। मेरे सहयोगी सोमित जुड़ चुके हैं। अंशुल जी जरा जल्दी से अपने शेयर्स बता दीजिए। नमस्कार डिम्पी जी। नमस्कार पूजा जी। डिम्पी जी दोनों बाई कॉल रहेंगे क्योंकि बाजार में हमको तेजी लग रही है। 25,085 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। तो पहला बाई कॉल रहेगा पीवीआर आइनॉक्स का। 26 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था 5 सितंबर को, उसके बाद 2 इनसाइड बार थी और कल फ्रेश ब्रेकआउट बना है, तो स्टॉक को बाई करना चाहिए 1600 रुपए पे। 1580 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1630 का पहला टारगेट रहेगा। 1630 पे फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, अगर उसको निकाल लेता है तो फिर 1675 तक ये रैली एक्सटेंड कर सकती है। दूसरा बाई कॉल रहेगा भारती एयरटेल पे। भारती एयरटेल में भी ब्रेकआउट आया था स्विंग स्ट्रक्चर का और वहां से स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया है, तो इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं 1574 के अराउंड। 1554 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1604 का फिबोनाची एक्सटेंशन रेजिस्टेंस है, उसको टारगेट लेना चाहिए। अगर उसको स्लाइस थ्रू कर देता है तो प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 42 डेज का बेस ब्रेकआउट है जिसका टारगेट 1640 1645 आता है। तो 1604 पे प्राइस एक्शन वॉच कीजिए, अगर स्लाइस हो रहा है तो फिर 1640 के लिए होल्ड करना चाहिए। ये 2 बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, तो भारती एयरटेल, पीवीआर आइनॉक्स, ये 2 स्टॉक्स पर हम कल भी बात कर रहे थे, लगातार आपको नोटिस भी करवाया था, और यहाँ पर आज आप तेजी करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे कच्चे तेल की, पहले कुछ उसके बाद हम खबरों वाले शेयर्स पर भी आएंगे, लेकिन आज के लिए क्रूड एक काफ़ी अहम फैक्टर हो सकता है, क्योंकि $70 के नीचे आ चुका है, और यहाँ पर अब न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ओवर सप्लाई की कुछ चिंता है, जिसके चलते कच्चे तेल में हम जोरदार गिरावट देख रहे हैं। ब्रेंट का भाव कल 4% से ज़्यादा टूट चुका था, और पिछले 3 साल के निचले स्तर पर कच्चा तेल अब आ चुका है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, किन किन स्टॉक्स, किन किन कंपनियों पर असर पड़ेगा, इस पर पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ सौमित जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए। ब्रेंट क्रूड अगर आप देखेंगे तो $70 के नीचे आ चुका है, जो कि सबसे लोएस्ट लेवल है दिसंबर 2021 से। कल 4.4% डाउन था इंट्राडे बेसिस पे, और पिछले 3 महीने से लगातार अगर आप देखेंगे तो क्रूड प्राइसेस में हमें एक वीकनेस देखने मिल रहा है। इनफैक्ट सितंबर का जो ड्रॉप देखने मिला है वो सबसे बड़ा मंथली ड्रॉप है। अगस्त 2022 से लेके अब तक करीब 12% गिर चुका है सितंबर मंथ में क्रूड के प्राइसेस। तो क्यों हमें ये वीकनेस देखने मिल रहा है क्रूड में? सबसे पहले तो ओपेक ने जो अपना डिमांड ग्रोथ का फोरकास्ट है उसको कट किया है, सेकेंड टाइम पिछले 2 महीने
महीने में 2 बार कट किया है, इसी कारण हमें ये वीकनेस दिख रहा है। इसी के साथ ओवर सप्लाई आ रही है मार्केट में, और ये डिमांड फोरकास्ट जो कट हुआ है वो इसलिए है क्योंकि चाइना जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड इंपोर्टर है, वहाँ पे इकोनॉमी थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, इसलिए वहाँ से डिमांड सॉफ्टनिंग की बात आ रही है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी अगर आप देखेंगे चाइना का अगस्त महीने का जो था वो 6 महीने के लो पे था। तो चाइना से डिमांड वीकनेस होने के कारण और ज़्यादा सप्लाई आने के कारण हमें ये शार्प ड्रॉप देखने मिला है क्रूड प्राइसेस में। अब ओएनजीसी पे इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लोअर क्रूड प्राइसेस का मतलब होता है लोअर रेवेन्यू कंपनी के लिए, और अगर $5 प्रति बैरल से क्रूड प्राइसेस गिर जाते हैं तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के ईपीएस में इसका करीब 7 से 12% का इम्पैक्ट देखने मिलता है। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अगर हम बात करें, जहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल आ जाते हैं, तो यूजुअली जो क्रूड प्राइस ड्रॉप है वो बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इनकी जो मार्केटिंग मार्जिन है वो बढ़ जाती है, और वो बढ़ चुकी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग मार्जिन मल्टी क्वार्टर हाई पे है, बट चूंकि एक शार्प ड्रॉप देखने मिला है हमें क्रूड प्राइसेस में, कहाँ पे कुछ दिन पहले $85 के आसपास क्रूड था, अब $70 के नीचे आ गया है, तो इन्वेंट्री लॉस होने का भी एक बड़ा रिस्क आ चुका है अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स पे। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की पे न्यूट्रल इंपैक्ट आ सकता है अब सेकंड क्वार्टर का। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पेंट कंपनीज है, एविएशन, लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर्स, टायर कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, स्पेशलिटी कंपनीज, सारी कंपनीज में नियरली 40 to 50% ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रूड रिलेटेड है, और क्रूड के ड्रॉप से उनके रॉ मटेरियल और प्राइसेस भी कम होंगे, लैग इंपैक्ट होगा, बट मार्जिन बेनिफिट जरूर आ सकता है इन सारे सेक्टर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो ओएनजीसी, रिलायंस, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां जो हैं, एक्सप्लोरेशन कंपनियां, उनके लिए नेगेटिव है ये खबर, और लेकिन पेंट, एविएशन, टायर कंपनियों के लिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया भी कि कुल लागत खर्च का काफ़ी सारा योगदान यहाँ पर कच्चे तेल से भी आता है। तो कच्चे तेल का गिरना इन कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद हम देखते हैं। सोनी, आपसे एक बार राय लेना चाहेंगे। क्रूड फैक्टर काफ़ी सारे स्टॉक्स के लिए प्ले आउट कर रहे हैं इस वक्त, और इस बीच हमने इसी के चलते कुछ शेयरों में तेज़ी भी देखी, कहीं पर गिरावट भी थी। अगर इसको क्रूड में गिरावट से अगर फ़ायदे की बात करें तो आज कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर हैं जहां पर ट्रेड ले सकते हैं, या फिर ओएनजीसी पर भी एक बार राय दीजिए, यह भी काफ़ी टूटा है, क्या यहाँ से और करेक्शन आ सकता है? लगता है कि ओएनजीसी काफी वीक चल रहा है यहाँ पे, वो 300 लेवल को अभी तक क्रॉस कर नहीं पाया है, सो वो वीकनेस कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे, कहीं ना कहीं 280 का यहाँ पे सपोर्ट बैठ रहा है। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ओएनजीसी में। अगर कहीं भी क्रूड रिलेटेड स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए तो वो रहेगा बर्जर पेंट्स, जहाँ पे एक अच्छे ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर 610 612 लेवल को क्रॉस करता है बर्जर पेंट्स, तो आपको एक अच्छी कवरिंग टुवर्ड्स 630 635 लेवल्स नजर आ सकता है। सो बर्जर पेंट्स आप बाय कर सकते हैं, 590 का अच्छा सपोर्ट है, उसी स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर, और ओएनजीसी में कोई ट्रेड अभी अवॉइड करें। ये तो बात हुई कच्चे तेल की, किन स्टॉक्स पर असर पड़ेगा ये हमने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे खबरों के चलते, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो ऑफ कोर्स सौमित ने जो है पूरी कवर कर दी ओएमसीज के क्या इम्पैक्ट हो गया और ब्रेंट क्रूड ऑयल में क्या हुआ है, लेकिन आज जो है आपके 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ईवी सेगमेंट पे भी जो है फोकस रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आज लाइकली अनाउंस कर सकती है सब्सिडी स्कीम फेम 3 के ओवरऑल स्कीम के बारे में, और ये सोर्सेज बता रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश के। और याद रखिए इसमें जो है ओला इलेक्ट्रिक, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स भी शामिल हैं। टाटा मोटर्स हालांकि दूसरे साइड में देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव डेवलपमेंट आ रही है। इंटरेस्टिंगली BMW जो ग्लोबल कंपनी है, उन्होंने 2024 के ऑटो गाइडेंस में कटौती की है। डिलीवरीज भी कम हो सकते हैं, रेबिट मार्जिन्स ने भी घटा दिया एक्सपेक्टेशंस को लेके। उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कही है कि जो ऑनगोइंग म्यूटेड डिमांड चाइना में देख रहा है उसके कारण सेल्स वॉल्यूम इम्पैक्ट हो रही है। मैंने टाटा मोटर्स का नाम इसलिए लिया क्योंकि उनके JLR सेगमेंट में जो है सिग्निफिकेंट सेल्स जो है चाइना मार्केट से भी देखने मिलती है, तो एक नेगेटिव रब ऑफ इफेक्ट जो है आपको टाटा मोटर्स में भी देखने मिल सकता है, ये एनालिस्ट का मानना है। इसके अलावा अगर अगस्त के डोमेस्टिक फार्मा डेटा के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोरेंट फार्मा के जो आंकड़े आए हैं वो डबल डिजिट ग्रोथ किए हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं अगर डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो। इसके अलावा एबॉट, ग्लेनमार्क, लुपिन, फाइजर ने भी इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया है। आखिरी स्टॉक रहने वाला है आपका रिलायंस। यहाँ रिलायंस रिटेल वेंचर्स और डेल्टा गलील एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किए हैं भारत के मार्केट को लेके, और डेल्टा गलील एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर और मार्केटियर है कपड़ों का, एपरल का, ब्रांडेड और प्राइवेट दोनों सेगमेंट का। तो इसके लिए ऑफ कोर्स जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है रिटेल सेगमेंट में देखने मिल सकता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है।
ठीक है, तो ये हैं आज के लिए खबरों वाले शेयर्स। रिलायंस पर आज नज़र रखिए, इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, टाटा मोटर्स और इसके अलावा टोरेंट फार्मा जैसी कंपनियों पर भी नज़र रखिए। अगस्त में घरेलू फार्मा बिक्री के आंकड़े आए हैं, जिसके चलते आज ये सब तमाम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। चलिए इस पर एक करके एक बार बात भी कर लेते हैं और एक बार टाटा मोटर्स पर नज़र डालें, क्योंकि कल खबर भी आई थी कंपनी ने अपने कुछ ईवी वेरिएंट्स के दाम घटाए हैं। उसके बाद आज BMW ने 2024 के ऑटो गाइडेंस में कटौती कर दी है, इसका भी असर आज कुछ आ सकता है। चीन के बाजार में भी सुस्ती है और UBS की तरफ से बिकवाली की यहाँ पर रेटिंग देखने को मिली। आगे हम ब्रोकरेज रिपोर्ट में इस पर कवर करेंगे, लेकिन एक बार टाटा मोटर्स पर अंशुल आप सलाह दीजिए। कल थोड़ा नेगेटिव था ये स्टॉक, आज खबरों के चलते किस तरह का रिएक्शन आप देख रहे हैं? क्या कमजोर शुरुआत हो सकती है टाटा मोटर्स की? देखिए पूजा जी, ईडी नाउ स्वदेश पे लगभग पिछले 3 बार से मैं कहते आ रहा हूँ, टाटा मोटर्स में 1065 का ब्रेकआउट फेल हुआ है। बुल्स यहाँ पे ट्रैप्ड हैं और पिछले 5 दिन की जो सेलिंग आई है वो कंप्लीटली लिक्विडेशन है वीक लॉन्ग्स का। यहाँ से 1065 जो ब्रेकआउट लेवल था मेजर रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा और नीचे में जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 970 का है, जहाँ पे स्विंग लो है, और उसके बाद जो बॉक्स का लो है 920 रुपए। ये 2 टारगेट निकल के आ रहे हैं, तो लॉन्ग्स कंप्लीटली स्टक हैं, लिक्विडेशन आ रहा है। हाई लाइकली है कि हम 970 टेस्ट करेंगे और उसके बाद बाउंस करके फिर नेक्स्ट लेग में 921 टेस्ट करेंगे। तो लॉन्ग्स को एग्जिट करना चाहिए। 1065 के आसपास रिजेक्शन बनता है तो एक बार एग्रेसिव शॉर्ट प्ले भी ले सकते हैं 970 921 के टारगेट के साथ। ठीक है, तो ये है टाटा मोटर्स फिलहाल एग्जिट करने की सलाह, क्योंकि जो ब्रेकआउट जिसकी अंशुल बात कर रहे थे वो यहाँ पर नहीं आया और उसके चलते तब देखिए यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास है वो एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक से। फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो आज यहाँ पर भी कुछ एक्शन एक्सपेक्टेड है। कल का टॉप गेनर डिवीज लैब 5% ऊपर था, अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। सोनी जी, जिन्होंने रैली मिस कर दी है, क्या उन्हें फ्रेश लेवल पर एंट्री करने की सलाह देंगे या फिर अभी थोड़ा नीचे आने दें स्टॉक्स को? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि डिवीज लैब में 5400 का एक अच्छा टारगेट था, वो कल अचीव होते हुए नजर आया है। सो करंट लेवल से थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर स्मॉल डिप नजर आता है टुवर्ड्स 5350 तो उस लेवल से री एंट्री कर सकते हैं 5300 स्टॉप लॉस के साथ। बाउंस करेगा अगेन फ्रॉम दोस लेवल्स, मुझे लगता है टुवर्ड्स 5450 54 5500 लेवल्स। तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह पर एंट्री ना करें, थोड़ा नीचे आने दें, तब यहाँ पर डिवीज लैब में एंट्री करने की सलाह। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। वरुण, आपको आवाज आ रही है? ओके, चलिए वरुण से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, अभी फिलहाल वो रेडी नहीं है। लेकिन डिवीज लैब पर हमने थोड़ी देर पहले बात की और इस पर आपको सोनी जी ने यहाँ पर सलाह भी दी है। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं जहाँ पर की कलेक्शन था। आज थोड़ा देख लेते हैं कि आज वापस से ऐड कर सकते हैं या नहीं। IT स्टॉक्स, LTI माइंट्री देखिए कल 3% ऊपर था कल के सेशन में। अंशुल जी, आज कैसी चाल देख रहे हैं आप LTI माइंट्री की? LTI माइंट्री है या वापस सारे IT काउंटर से यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। स्पेशली LTI माइंट्री हमको काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि 8 दिन का फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कल के सेशन में आया है और ओपन लो के साथ चला है स्टॉक। तो यहाँ पे अपसाइड 6550 से 6600 तक की बन सकती है, यानी लगभग 300 साढ़े 300 रुपए की अपसाइड आ रही है। अब अपडेटेड स्टॉप लॉस रहेगा, जो एक्चुअल स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा डीप हो जाएगा। एक्चुअल स्टॉप लॉस 6177 का बनता है, बट वो थोड़ा सा डीप होगा, तो अपडेटेड स्टॉप लॉस आपका आएगा 6275 रुपए का, यानी यहाँ से लगभग 75 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और 300 से साढ़े 300 रुपए की अपसाइड रहेगी, जो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बनाती है। तो यहाँ से करंट मार्केट प्राइसेस को लॉन्ग करके चल सकते हैं, तो इस पे बाई की स्टैंप लगा सकते हैं। तो ये है सलाह LTI माइंट्री पर, होल्ड करके चलिए स्टॉक को। वरुण से संपर्क वापस जुड़ चुका है हमारा, उनके पास चलते हैं। वरुण, आवाज आ रही है आपको? बताइए ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं आज? यस पूजा, मुझे साफ साफ आपकी आवाज़ आ रही है और ब्रोकरेज हाउस के रडार पे जो स्टॉक्स हैं उनसे शुरुआत करूंगा मैं डिक्सन टेक के साथ बेसिकली, क्योंकि CLSA की यहाँ पे रिपोर्ट है और होल्ड की सलाह है। प्राइस टारगेट इन्होंने 11400 से बढ़ा के 12100 का कर दिया है और इनका कहना है कि डिक्सन बेसिकली अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग नियर टर्म और मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक जो है उसके बारे में इस कंपनी ने बताया है। और आगे कंपनी जो है बेसिकली मोबाइल फ़ोन्स में
वॉलेट शेयर गेन कर रही है और साथ ही साथ दूसरे जगह पे जिस तरह से कंपनी एक्सपांड कर रही है और कस्टमर्स गेन कर रही है उसका इम्पैक्ट आगे होगा और बस 20 से 25% के आसपास मार्केट शेयर जो है लैपटॉप में ये गेन करने वाले हैं। श्रीराम फाइनेंस सीएलएसए की रिपोर्ट है और आउट परफॉर्मर का कॉल है, प्राइस टारगेट 3350 का है। यहाँ पे लोन ग्रोथ अच्छी रहेगी, मार्जिन्स अच्छे रहेंगे, एसेट क्वालिटी जो है वो अच्छी रहेगी और मिड टीन लोन ग्रोथ जो है वो ये कंपनी आगे चल के डिलीवर करेगी, कंपनी ने कहा है। और आगे 100 से 120 नए ब्रांचेस जो है वो यहाँ पे खोलने वाले हैं और आरओई में भी इंप्रूवमेंट होगा 100 बेसिस पॉइंट का। टाटा मोटर्स यूबीएस की रिपोर्ट है, सेल का कॉल, प्राइस टारगेट 825 का है। बेसिकली इनका कहना है कि जिस तरह से डिस्काउंट्स बढ़ रहे हैं खासकर जेएलआर में उसका इम्पैक्ट होगा और मीडियम टर्म ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत मॉडरेट होते हुए नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि जो नए लॉन्चेस है आइस हाइब्रिड दोनों में वो थोड़े कम है और इसका इम्पैक्ट आपको FY26 के फाइनेंशियल में देखने मिलेगा जो कि वीक रह सकते हैं, इसके लिए सेल का कॉल है। अंबुजा सीमेंट पे सीएलएसए का अंडर परफॉर्मर का कॉल है, प्राइस टारगेट 570 का है। इन्होंने काफ़ी हद तक अपनी कॉस्ट सेविंग के जो इनिशिएटिव्स है और एबिटा का आउटलुक है उसको मेंटेन किया है। जो लार्ज पार्ट ऑफ कॉस्ट सेविंग है वो बेसिकली रिन्यूएबल पावर का यूज़ जो ये करेंगे उससे होगा। मीडियम टर्म आउटलुक जो है इंडिया ओवरऑल इस सेक्टर का वो प्राइसिंग के ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा। एनबीएफसीज पे बोफा की रिपोर्ट है, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इनका कहना है कि रेट कट साइकिल शुरू होता है तो निम्स एक्सपांड होंगे, वैल्यूएशन री रेटिंग आपको देखने मिल सकती है। और इनके जो बेसिकली सबसे ज़्यादा टेलविंड्स इनको लगते हैं एनबीएफसीज में वो बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस पे है। और आखिरी में इंडिया स्ट्रैटेजी जेफरीज की रिपोर्ट है, ये कह रहा है कि इन्होंने करीब 28 बाय कॉल रखे हैं अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में और 10 अंडर परफॉर्मर रखे हैं। फ्रेश इंक्लूजन में चोला है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, कोल इंडिया हिंडाल्को को इन्होंने रिप्लेस किया है, जीमेंस एचएल को इन्होंने रिप्लेस किया है, आईटीसी नया है, एचयूएल को ऐड किया है और गोदरेज कंज्यूमर्स को रिप्लेस किया है, नायका को रिप्लेस करके जुबिलेंट को ऐड किया है, मैनकाइंड को रिप्लेस करके सन को, इंडिगो नया है और जाइडस लाइफ नया है। और जो अंडर परफॉर्मर कॉल है उसमें पेट्रोनेट एलएनजी है, एचपीसीएल से रिप्लेस किया गया है इसको। इसके अलावा एसआरएफ, डिक्सन, टाटा पावर, आईएक्स और वर्लपूल शामिल है। वरुण बहुत शुक्रिया, ये अच्छे से आपने सारी रिपोर्ट्स हमको बता दी। जैसे हम कल भी आपसे जिक्र कर रहे थे कि जो डिक्सन का ऑर्डर है ना उसके बाद 100% रिपोर्ट आएगी। आज एग्जैक्टली वो रिपोर्ट आ गई है, लेकिन रिपोर्ट आने पर थोड़ी मेरे को निराशा इस पॉइंट की हो रही है कि जो रिपोर्ट आई है उसमें जो टारगेट्स दिए गए हैं वो ऑलरेडी उसके पास ही है। एक बार जरा दिखाना डिक्सन वाली रिपोर्ट, और डिक्सन का जो भाव आप जरा चेक करना, याद रखना 12,516 रुपये पे है। अब जरा रिपोर्ट दिखाओ स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब, जो रिपोर्ट आई डिक्सन पे उसमें लक्ष्य आया 12,100 का। भाई आप होल्ड करना, 12,100 का आपका लक्ष्य है, टारगेट है, उससे ऊपर तो ऑलरेडी डिक्सन चल रहा है। तो वो भी सीएलएसए की रिपोर्ट है, वो भी उन्होंने बढ़ाकर 11,400 से 12,100 किया हुआ है। ठीक, तो एक बार जरा समझ लेते हैं डिक्सन में पावर कितनी है, क्योंकि भाव तो आ गया, रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन उस भाव से ऑलरेडी ऊपर है वो शेयर। डिक्सन टेक्नोलॉजी, सोनी पटनायक, एक बार आपकी रिकमेंडेशन। डिम्पी जी, मुझे लगता है डिक्सन पे आप होल्ड कर सकते हैं। 12,000 का यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 13,000 13,200 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। ऑलरेडी काफी चला हुआ है, सो यहाँ पे बहुत अग्रेसिवली पोजीशन ना लीजिए। ऑलरेडी जो होल्ड कर रहे हैं वो मुझे लगता है 12,000 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 13,000 पे अगर आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर देना वाइज रहेगा। ठीक है, डन। तो ये हो गया डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे व्यू पॉइंट। एक और शेयर मैं जरा ब्रोकरेज में से उठा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। अंबुजा सीमेंट पे मेंटेन आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग आई है, सीएलएससी की है और 570 का टारगेट है। सीमेंट में बड़ा सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, सारे सीमेंट नहीं चल रहे, बट कुछ सीमेंट के अंदर मजबूती है। 570 का टारगेट इन्होंने दिया है। शेयर चल रहा है इस समय करीब 627 पे। एक बार अंशुल जैन चेक करना अंबुजा सीमेंट। देखिए डिम्पी जी, सीमेंट स्पेस में हमें काफी तेजी लग रही है, लेकिन मिड कैप सीमेंट में तेजी है, लार्ज कैप स्टॉक्स में उतना डेवलपमेंट नहीं है जितना मिड कैप सीमेंट में है। तो अंबुजा सीमेंट में एक बार के लिए पुल बैक आ सकता है 642 तक का, बट ऐसा कोई फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए वो मुझे नहीं दिख रहा है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से अवॉइड है, लेकिन लग रहा है कि 644 तक जा सकता है। ओएनजीसी आज कितना टूट सकता है, एक बार जरा देखेंगे। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया दोनों चेक कर लो जरा, जल्दी जल्दी बताना अंशुल। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया कितना टूट सकते हैं? देखिए ओएनजीसी में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि सपोर्ट लेवल 294 का है, ऑलमोस्ट वहीं पे खड़ा है। अगर 294 के नीचे टिकता है तो 270 तक का इसमें डाउन साइड आ सकता है।
अंशुल सर, मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही है? ऑयल इंडिया भी मैंने पूछा है सर, उसके बारे में भी जरा बताइए ना प्लीज़। जी, ऑयल इंडिया में देखिए ब्रेकडाउन है। कल के सेशन में एक पुल बैक अटेम्प्ट किया गया था परसों, कल फ्रेश ब्रेकडाउन आया है। तो डाउन साइड में 537 तक ये स्टॉक आ सकता है, तो इसको भी एग्जिट करके चलना चाहिए। एक दो शेयर जरा और चेक करा लेते हैं। कल आपको ध्यान होगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर काफ़ी अच्छी खबर आई थी, जैसे जीएसटी वाला मामला निकल के आया था कि जो कैंसर से जुड़ी हुई ड्रग्स हैं उसका बेनिफिट होगा। बायोकॉन, एस्ट्राजेनिका, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ एक शेयर्स उसमें से शामिल थे। एक बार बायोकॉन और डीवीएस लैब तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया। बायोकॉन एक बार दिखाओ स्क्रीन पे। तो बायोकॉन डेज अच्छी क्लोजिंग करके गया है। सोनी, एक बार बायोकॉन पे आपकी रिकमेंडेशन, आज और चलेगा क्या? बायोकॉन में स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं 400 के लेवल को टेस्ट कर सकता है, सो स्टॉक को होल्ड करना यहाँ पे चाहिए। 375 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए। पोजिशनल टारगेट रहेगा 395, 3 और 400, इस लेवल को एक बार टेस्ट कर सकता है जरूर। एक छोटा सा शेयर आपसे, छोटा क्या मतलब एक बड़ा सा शेयर छोटे समय में पता कर लेता हूँ, है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज चलेगा सोनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज को खुलते प्लस करूँ क्या आज में? देखिए रिलायंस को यहाँ पे हम देखेंगे तो 2900 के सपोर्ट पे है। ये इंट्राडे बेसिस के स्टॉक का मुझे नहीं लग रहा है मूव करेगा, कहीं ना कहीं वो एक पोजिशनल प्ले रहेगा। आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 2900 इंट्राडे के लिए भी एक बार स्टॉप लॉस सपोर्ट के साथ इसको देखिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर 2940, 45 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे नहीं लग रहा है। पोजिशनल इसको होल्ड कर सकता है। इसलिए इसको आप जरूर होल्ड एक बार कर सकते हैं। अभी भी आप खास बड़ी दिक्कत नहीं है, इसलिए होल्ड डाल दिया। 2900 का स्टॉप लॉस डाल दिया। 2945 का। प्रोड्यूसर्स हमारे बिल्कुल स्मार्ट हैं, फटाफट से स्टैंपिंग कर रहे हैं। होल्ड बकायदा उन्होंने छाप दिया आपके सामने। चलिए अब स्टॉक्स पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार श्रीराम फाइनेंस पर नजर डालिए, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से निकल कर आ रही है। हमने श्रीराम फाइनेंस में अच्छी तेज़ी भी देखी थी कल, क्योंकि फाइनेंशियल शेयर्स नीचे थे, उसके चलते श्रीराम फाइनेंस में भी करेक्शन था। लेकिन आज कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आई है यहाँ पर। सीएलए से अब 3350 का लक्ष्य देख रहे हैं और परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। और यहाँ पर उनका कहना है कि कलेक्शन मजबूत है, मार्जिन, एसेट क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। एनबीएफसी पर बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें भी वो श्रीराम फाइनेंस को अपनी पसंद बता रहे हैं। हालांकि एनबीएफसी स्पेस पर वो कॉशियस है, लेकिन इस बीच भी बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनियां उन्हें अच्छी लग रही हैं। यहाँ पर सोनी, क्या नज़रिया बन रहा है आपका श्रीराम फाइनेंस पर? थोड़ा करेक्शन था, बट अभी ये क्या एंट्री लेवल के लिए सही है, या फिर अभी थोड़ा और नीचे आने दे स्टॉक्स को? क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा कि अपने हाइस के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा था। तो क्या सलाह होगी आपकी इस शेयर पर? पूजा जी, श्रीराम फाइनेंस पे हम देखेंगे तो एक टेक चार्ट्स पे हम देख सकते हैं कि 3200 के लेवल पे सपोर्ट है, बट यहाँ पे आरएसआई में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस कल क्रिएट हुआ है। सो कहीं ना कहीं अगर 3200 सपोर्ट को ब्रेक करता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको 3000 लेवल तक नजर आ सकता है। और कल एक है कि एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी बनाया है, बट मुझे लगता है कि आज इस रिपोर्ट के इम्पैक्ट से शायद एक इनसाइड कैंडल बना सकता है। सो वो 3200 सपोर्ट से लेकर ऊपर की तरफ मुझे लगता है 3280, 3300 इसी लेवल्स तक, इसी रेंज पे रह सकता है। फ्रेश बाय आपको तभी करना चाहिए अगर 3300 लेवल को ऊपर आज ब्रेक करता है, तो उसके ऊपर 3350, 3360 टारगेट्स के लिए आप कर सकते हैं। कंडीशनल बाय रहेगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी अभी के लिए। थोड़ा कंडीशनल बाय रहेगा, लेवल्स को होल्ड होने जाने दें, उसके बाद यहाँ पर कोई पोजीशन आप लेके चलिए। श्रीराम फाइनेंस पर ये सलाह। इंडियन होटल्स, अंशुल जी, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? ये स्टॉक भी कल अपने ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहा था, क्या तेजी कर सकते हैं अभी भी स्तरों पर? देखिए पूजा जी, स्टॉक में बेहतरीन ब्रेकआउट आया है बीसीपी पैटर्न का 51 डेज का। कल ओपन लो के साथ चला था, हाईएस्ट पॉइंट पे आके क्लोज किया है। जो ब्रेकआउट है वो 668 पे है, उसका टारगेट 725 रुपए का बनता है, तो यहाँ से भी 30 रुपए की अपसाइड है। करंट मार्केट प्राइस से बाई करके चल सकते हैं। अपडेटेड स्टॉप लॉस आपका 680 रुपए रहेगा, तो इस पे बाई की स्टैंपिंग लगा सकते हैं। 680 का स्टॉप लॉस और 725 के टारगेट के साथ। ओके, तो अब अगले टारगेट्स इंडियन होटल्स में नजर आ रहे हैं 725 के। ये देखिए स्टॉप लॉस भी आपको बताया 680 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट है 725 का। ये है नजरिया इंडियन होटल्स पर। पावर शेयरों में भी कल काफ़ी शानदार तेजी थी। टाटा पावर देखिए, ये भी कल ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद हुआ। सोनी जी, क्या आज के लिए भी टाटा पावर को ऐड कर सकते हैं? कल तो 7% चला ये स्टॉक।
पूजा जी कल ऑलरेडी 7% ऊपर था, मुझे लगता है अब आज यहाँ पे अगर उसी स्पेस में स्टॉक्स को देखें जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है उसमें एंट्री लेने की अपॉर्चुनिटी बेटर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनटीपीसी पावर ग्रिड हम देख सकते हैं कि एक 10-20 ईएमए हर्डल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। सो फ्रेश लेवल अगर करना है एंट्री, सो यहाँ पे आप पावर ग्रिड में बाय कीजिए। इंट्राडे के लिए 331 यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और इंट्राडे टारगेट्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं 343 345 यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। सो पावर ग्रिड थोड़ा सा बेटर प्लेस है और चलने के लिए यहाँ पे ज्यादा वो अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। देन टाटा पावर जो कि कहीं ना कहीं एक 2-3% का एक प्रॉफिट बुकिंग अगर हो भी गया तो भी वो प्रॉब्लम नहीं है, मजबूत है स्टॉक, बट फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पे पावर ग्रिड में आप नजर डाल सकते हैं। राइट, पावर ग्रिड 345 का टारगेट इंट्राडे के लिए आपको ये स्टॉक आज के लिए सुझाया गया है, तो इस पर आप नजर रखिए। चलिए अब हमारे अगले सेगमेंट का वक्त है ब्रेकआउट शेयर। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि इस सेगमेंट के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे शेयर्स आपके सामने रखे आए। कल हमने टाटा एलेक्सी आपको बताया था, कल टाटा एलेक्सी के अंदर बहुत अच्छा मूव आया था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये शेयर इंट्राडे के नहीं है, ये सारे के सारे शेयर्स थोड़े पोजिशनली रखने होंगे, आपको थोड़ा कम वॉल्यूम रखना होगा। अपने वित्तीय सलाहकार से कंपलसरी पूछना भी होगा, पूछ भी लेना आप, हम तो आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के तौर पर भी देते हैं। और दूसरा पॉइंट, आप अच्छे से इन सब शेयर्स की स्टडी करके इसमें उतरना। टाटा एलेक्सी, इंडिया मार्ट, SBI कार्ड्स, बहुत सारे ऐसे हमने नागनित कितने ऐसे शेयर्स बताएं जिनके बाद 20-20, 25% तक का मूव आपको देखने को मिला। कल आपने देखा होगा टाटा एलेक्सी, इंडिया मार्ट, दोनों शेयर्स का हम फिर से आपको नोटिस करा रहे थे। कल इंडिया मार्ट ने चंदन तापड़िया ने भी आपको रिकमेंडेशन दी होगी। आप ये देखिए, सभी का एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। इसी कड़ी में एक और शेयर भी आपके सामने रख रहे हैं, एक्चुअली में ब्रेकआउट हुआ नहीं है बट ब्रेकआउट हो सकता है उसका, तो इसलिए बिल्कुल हम कॉर्नर पे मुआयने पर उसके खड़े हैं और शेयर काफ़ी अच्छे से चला भी हुआ है और भी चल सकता है। उस शेयर का नाम है हेवल्स। एक बार जरा अपनी स्क्रीन पर हेवल्स लेके आइए। अच्छा, ये शेयर का सिलेक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ हम करते हैं। मैं एक डेरिवेटिव की शीट खोलता हूँ, उस शीट के अंदर लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स निकालता हूँ। उस लॉन्ग में से पहले मैं चेक कर लेता हूँ ओपन इंटरेस्ट वगैरह कितना है, फिर उसके बाद मैं चेक करता हूँ उसकी एवरेज, फिर मैं तीसरा चेक करता हूँ इसकी इम्पाइल्ड वॉलिडिटी, फिर मैं चौथा इसके अंदर चेक करना होता है वो मेरे को इसका पुट कॉल रेशो, फिर मैं 1-2 चीज़ें और देख लेता हूँ। जब मेरे को लगता है कि हाँ ये शेयर बिल्कुल ठीक है, फिर मैं इसको टेक्निकली चार्ट पर डाल के आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप ये डेली चार्ट देख पा रहे हैं। डेली पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा जो मैं अभी आपके स्क्रीन पर आपके सामने रख रहा हूँ, ये 50 दिन की एवरेज को ना बहुत अच्छे से बचाता है। देख रहे हैं, ये जैसे 50 दिन जाएगा वैसे ही इंपॉर्टेंटली मैनेज कर लेगा। और ये ब्रेकआउट इस जगह से आया हुआ है, मैंने आपके लिए फिर से मार्क कर देता हूँ, ये वाली जगह नॉन स्टॉप उसके बाद से इसने कभी 50 दिन की एवरेज ब्रेक नहीं की। ये जो डिफरेंस था बहुत बड़ा, ये अभी भी मेंटेन्ड है, तो इसलिए मान के चलता है 50 दिन के एवरेज को नहीं तोड़ेगा। ये 50 दिन का भाव क्या चल रहा है सर? ये भाव चल रहा है 1850 का, ठीक है। शेयर बंद हुआ है 1922 पे, तो पहला स्टॉप लॉस तो कोई भी एनालिस्ट हो सकता है आपको 1850 पे दे। अब मैं इस चार्ट को जरा डेली से कर देता हूँ वीकली बेसिस पर, थोड़ी आप पोजीशंस रख पाओ। आप देखोगे जैसे ही मैंने इसको वीकली बेसिस पर चार्ट किया, एक बहुत ही बढ़िया सा एक राउंडिंग यू शेप एक और क्रिएट हो रहा है और उसका ब्रेकआउट मिलने की तैयारी हो रही है। जितना इसने दिक्कत करनी थी सब ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये देखिए मैंने आपके लिए मार्क भी कर दिया बकायदा। तो अच्छा चला हुआ शेयर है, बढ़िया बेस इसके पास है। ये वीकली, अच्छा आपको मैं मंथली भी करके दिखा देता हूँ, मंथली पे भी है, इसको देख लो ताकि आपसे फ़ोटो खिंच जाएंगी सारी। एक कैंडल नेगेटिव आई, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स है मंथ की, एक कैंडल नेगेटिव आई, वो पूरी तरह से निगेट हो रही है। ये ख़त्म कहाँ पे हो जाएगी? ये 1980 पे ख़त्म हो जाएगी, 1922 पे चल रहे हैं। या तो अब हम थोड़ा नीचे आके प्लस करें, है ना, सोनी पटनायक एक बार ज़रा आप चेक कर लेना। हाँ, या तो हम इसको थोड़ा नीचे आके प्लस करें। नीचे आके प्लस करने की मैं रेशो मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट कर देता हूँ, फिर उसके बाद हमारी मेहमान आपको बता देंगे। वो रेशो हो सकती है, मैं नीचे आके अगर प्लस करता हूँ तो वो 1850 के आसपास। सोनी, या तो मैं इसको 1850 के आसपास आके प्लस करूं, या तो मैं इसको फिर 1950 के आसपास प्लस करूं। ये 100 पॉइंट के बीच में जो फंसा हुआ है, या तो डिप आए या तो ब्रेकआउट इसका हो जाए, तभी ज़्यादा पोजीशंस लेनी चाहिए। आपकी राय क्या है, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? मेरे एनालिसिस पे मत जाइएगा मैम, आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप गिरा भी सकते हो शेयर को। डिम्पी जी, मुझे लगता है आप इसको बाय कर सकते हैं 1920 इसी रेंज पे आप बाय कर सकते हैं। 1900 के ऊपर एक अच्छा ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आया है टेक्निकल ब्रेकआउट के साथ, सो स्टॉक को होल्ड कीजिए। 80-90 स्टॉप लॉस के साथ स्मॉल स्टॉप लॉस ही लगाए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है स्टॉक। मुझे कहीं ना लगता है कि आज अगर 1940 को दोबारा टेकआउट करता है, सो आपको एक
अप स्ट्रॉन्ग अपसाइड टुवर्ड्स 1980 2000 के लेवल्स पे मिल सकता है। सो स्टॉक को जरूर होल्ड कीजिए। यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा है, पोजिशनल प्ले हो सकता है। अगर इंट्राडे भी ना भी ब्रेक कर पाए तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि 2000 के लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। सो वही टारगेट रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल 2000 तक का टारगेट डाल देते हैं, 19 18 90 का एक स्टॉप लॉस डाल देते हैं। होल्ड और बाय भी करो, बाय भी इस पे लगाओ, और जिनके पास पड़ा है उनको होल्ड करना है, ये स्टॉप लॉस डाल रखो 18 90 का, और जिनको बाय करना है उनको भी 18 90 का ही स्टॉप लॉस लगा के भी बाय करना चाहिए। उनका पहला टारगेट 1980, फिर उसके बाद 2000 के ऊपर के टारगेट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो बाय होल्ड दोनों की स्टैंपिंग है, जिनके पास पड़ा है वो रखें, और जिनके पास नहीं है वो शेयर भी देख सकते हैं। तो आज एक ही शेयर हम आपके सामने रखना चाहते हैं, थोड़ा वॉल्यूम वगैरह कम करके रखो, क्योंकि अभी 25,200 पार नहीं हुआ और बैंक निफ्टी को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है 51,000 के ऊपर। कन्विक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए, कन्विक्शन लूज़ होगा ना, ये शेयर भले टूटेंगे या नीचे आएंगे, वापस ऊपर आ जाएंगे, लेकिन आपका मन खराब करके जाएंगे। आपको लगेगा क्यों हमने लिया, अभी 2 दिन बाद ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसलिए इंडेक्स को देख के स्टॉक्स का सिलेक्शन करना वो ज़्यादा सही होता है। इंडेक्स थोड़ा साइडवेज है, इसलिए स्टॉक्स कम करते जाओ। हेवल्स पे हो गया आपकी रिकमेंडेशन। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाएं, और इस सेगमेंट को ख़त्म करने के बाद अब कुछ और शेयर्स जरा चेक करते हैं जहाँ पे बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वैसे मैं गुजरात गैस भी लेना चाहता था, एक काम करते हैं गुजरात गैस वैसे ही पता कर लेते हैं। अंशुल जैन गुजरात गैस चेक करना, और प्रोड्यूसर साहब इसकी ना ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट चलाना नीचे। मैं जितने भी शेयर्स बोलूँ ना उन सबकी फ्यूचर्स की ओपन इंटरेस्ट की प्लेट चलाया करो, तो उससे आइडिया लगेगा आपको। गुजरात गैस एक बार ज़रा चेक करना अंशुल जी। देखिए डिम्पी जी, 6 दिन हो चुके हैं इसमें इनसाइड बार बनाते हुए। ब्रेकआउट कैंडल 2 सितंबर की थी, तब से इनसाइड बार बन रहे हैं। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस कैचअप हो चुके हैं, बट अगेन अगर सेफर साइड प्ले करना है तो ब्रेकआउट पे करना चाहिए 684 के ऊपर। एग्रेसिव प्लेयर हैं तो कल का हाई 662.35 रुपए। थोड़ा सा बफर दे लीजिए 663। प्रीएम्प्टिव बाई करना है तो 663 के ऊपर, ब्रेकआउट बाई करना है तो 684 के ऊपर। दोनों केस में टारगेट 725 रुपए का आता हुआ दिखेगा। मैं थोड़ा सा इंक्लाइन हूँ प्रीएम्प्टिव बाई करने के लिए। 663 निकलता है तो मैं अपने क्लाइंट्स को इसमें बाई की रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि ये हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। ठीक है, एक काम और कर लेते हैं जरा, मैं एक शेयर और चेक करवा लेता हूँ। टाटा पावर कल की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, बट वो शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर थी। एक बार दिखाना फ्यूचर वाली प्लेट भी, हाँ इसकी 6% का माइनस था। टाटा पावर अभी थोड़ी देर पहले हमने रिकमेंडेशन के तौर पर भी लिया है, तो इस शेयर को आज आप फिर नोटिस करके रखना। 1.65 के आसपास का है। सोनी पटनायक ने थोड़ी देर पहले आपको रिकमेंडेशन जिस पे दी है, आज फिर से गैप के साथ खोल रहा है। एक और शेयर है ग्रेनुल्स इंडिया, ये अपने आपको ध्यान है इसमें एफडीए की खबर आई थी परसों तरसों 3 दिन पहले कि 6 नोटिस मिले हैं। 6 नोटिस के बाद ये शेयर 2.5% टूटा था। ग्रेनुल्स इंडिया दिखाना। हाँ, अब देखो आज कल की इसकी क्लोजिंग 3.5% ऊपर है, यानी कि जितना लॉस एफडी की खबर से हुआ ऑलरेडी वो पूरा कर चुका है, और आज भी शायद एक गैप के साथ खुलेगा। एक बार जरा रिकमेंडेशन, ये गैप ही है मेरे को लग रहा है, क्योंकि 9 बज चुके, इंडिकेटिव टिक आ रहे हैं, तो एक गैप के प्राइस आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। अंशुल जैन एक बार जरा आप ही चेक करेंगे। ग्रेनुल्स इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी है। डिम्पी जी, इसमें एक दिन खराब, लास्ट वीक में एक दिन खराब न्यूज आई थी, तब भी ये डिस्कस हुआ था कि 660 अगर बैड न्यूज में ये होल्ड हो जाता है तो ये वापस से अपना स्विंग हाई 717 718 की जोन टेस्ट करेगा, ऊपर 745 तक भी जा सकता है। तो कल के सेशन में फ्रेश रिवर्सल आया है, और यहाँ से अब कंटिन्यू रहेगा अप ट्रेंड। 717 पहला टारगेट रहेगा, 740 745 दूसरा टारगेट रहेगा। स्ट्रक्चरल बुल रन में है, खराब न्यूज का कोई इफेक्ट नहीं आया है, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और अपने टारगेट्स अचीव करेगा। ठीक है, भारतीय एयरटेल को भी जरा दिखाना। सोनी भारतीय एयरटेल आपकी रिकमेंडेशन। भारतीय एयरटेल 2% ऊपर है, इसके अंदर भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग कल आई है। जो अच्छे शेयर्स हैं पकड़े जाए ना, उसमें से आप पकड़ के रखो, आज भी मोमेंटम दे सकते हैं। भारतीय एयरटेल जरा चेक करना प्लीज़ मैम। डिम्पी जी, भारतीय एयरटेल मुझे लगता है कि वो परसों से एक बाई था 1540 के रेंज से, और कल करीबन 1540 से 1585 प्लस चला हुआ है। एक रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है 1600 ऑलरेडी, जिन्होंने परसों के लेवल से ले रखे, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दीजिए। कहीं ना कहीं अगर 1560 के लेवल्स को आपको नजर आता है, वहां से री एंट्री ले सकते हैं अगेन 1590 1600 टारगेट के लिए। सो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। इंट्राडे में हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आता है तो आप भी प्रॉफिट बुक कर दीजिए, डिप का इंतजार कीजिए री एंटर करने के लिए। ठीक है, एक शेयर मेरे का आपसे और पता करना है, हालांकि उस शेयर फ्लेवर में तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पता कर लेता हूँ। सोनी एक बार जरा आप मेरे चार्ट पे दिखाना स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब।
और उसमें डेली चार्ट पे ना कोटक महिंद्रा बैंक है, काफ़ी दिनों से अपनी एवरेज के इर्द गिर्द घूम रहा है। कहोगे तो मैं आपको नोटिस भी करा देता हूँ। हालांकि उसमें भी सिग्नल तो नहीं आया है, बट वो थोड़ा चल सकता है। चलो मैं आपको कैसे नोटिस है ये दिखाता हूँ। देखिए ये इसकी एवरेजेस है, मैं पूरा गोला मार्क करके दे रहा हूँ। ये दिस वन, ये पूरा इसी एवरेजेस के बस 100 रुपये ऊपर 100 रुपये नीचे, 100 रुपये ऊपर 100 रुपये नीचे कर रहा है, और इसने एवरेजेस को मेंटेन किया हुआ है। एक चीज़ मैं और आपको थोड़ा नोटिस करा देता हूँ। अगर आप देखेंगे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग को ब्रेक करने की अटैम्प्ट ले सकता है। ये मैंने आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग डाली, ये अटैम्प्ट पार होती है, थोड़ा शूट भी कर सकता है, यानी कि 60-70 पे जोड़ेगा एक बार आपके लिए। सोनी एक अटैम्प्ट ले सकते हैं क्या कोटक में? 1805 पार होते शूट कर सकता है क्या ये? आई थिंक आपने सही कहा है डिम्पी जी, यहाँ पे 1805 के एटलीस्ट क्रॉस करने का इंतजार कीजिए। करंट लेवल से बाय नहीं है, बट अगर क्रॉस करता है 1805 तो उसके ऊपर 1820 1825 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और उस टाइम पे आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है 1795, बट एक कंडीशनल बाय रहेगा। 1805 के ऊपर ही आपको इसको बाय करना है। ठीक है, थोड़ी देर में आपके सामने हम नवरत्न शेयर भी रखेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना इसमें 1805-8 पार हो जाने देना। एक कंडीशन के साथ डला हुआ है, इसलिए कंडीशन की हमारे पास स्टैंप नहीं है। हम आपको खुद मुंह से बता रहे हैं कि कंडीशन डली हुई है। कोटक अच्छा शेयर हो सकता है और कोटक की हेल्प बैंक निफ्टी को रिक्वायर्ड है इस समय, बट 18.5 18.10 एक बार फाइनल पार हो जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है कि 5 रुपये महंगा ले लोगे, कन्फर्मेशन के साथ लेना, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक जी, अभी थोड़ी देर में नवरत्न शेयर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले रजत सर मेरे को रजत बॉस मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। रजत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज फिर से आपने टाइम निकाला। सर सीधा शेयर्स पर आ रहा हूँ, आपके रिकमेंडेशन क्या करना है आज मार्केट में? देखिए, जहाँ तक मेरा स्टॉक चुनने की बारी है तो मैं बोलूंगा कि मैं 2 स्टॉक सामने रखे हैं। एक है हैवेल्स एक रेंज बाउंड मूवमेंट में पिछले कई महीनों से, मतलब जून से लेके जून जुलाई अगस्त ये रेंज बाउंड था। अभी वो रेंज से बाहर जाने की चेष्टा कर रहे हैं। कल एक अच्छी मूवमेंट हुआ है जिसमें कि वॉल्यूम की योगदान भी था। 1922 पे बंद दिया है। मैं 1891 का स्टॉप लॉस लगाने की बोल रहा हूँ, और मेरा जो हेवल्स के लिए टारगेट होगा वो है 1948, 1968 और 1985। 1985 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करेगा एक बार में थोड़ा कमी समझता है, बट ये इसका जो पैटर्न है ये दिखाता है कि इसमें एक अच्छी मूवमेंट अभी होने वाला है। दूसरी काउंटर जो मैंने चुना है वो है पावर ग्रिड। देखिए, पावर ग्रिड पिछले 3 दिन का अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो उसमें पहले तो हैमर लाइन बन रहा था, और कल एक बार नीचे खुल के ओपनिंग मारू बोझू दिखा के 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। पावर ग्रिड में एक शॉर्ट टर्म में अच्छी मूवमेंट की गुंजाइश है। मैं 328 रुपया 90 पैसा का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, और ऊपर में 341 और 344 की टारगेट दे रहा हूँ। यही दोनों काउंटर मैंने चुना है। इसके अलावा और भी काउंटर देखा जा सकता है, बट आप बताइए, आपको क्या पूछना है? नहीं सर, मेरे को बताना ही है, मेरे को बताना है कि आपका हेवल्स और मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले जस्ट ब्रेकआउट वाली कैटेगरी के अंदर हेवल्स को ही फाइनल किया। एग्जैक्टली सर, मेरा भी स्टॉप लॉस यही है कि 1890 के नीचे। अभी आप देखो तो सोनी पटनायक से हमने पता किया था। सोनी पटनायक, एक मिनट जरा विंडो में लेके आओ सोनी मैम को भी। सोनी मैम, आपका भी स्टॉप लॉस यही था ना 1890 का? रजत सर ने भी देखो 1890 का स्टॉप लॉस दिया है, और इनका टारगेट भी पहले 1950 फिर बाद में 1985 तक है। थोड़ी देर पहले एग्जैक्टली सर हमने यही शेयर नोटिस किया है, तो हमें अच्छा लग रहा है कि तो मैं आपको एक चीज ढूंढा, धीरे धीरे सीख रहे हैं। बोलना चाहूंगा, 10-5% तो सीख ही गए होंगे। यस सर, आपको एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आपका, सोनी जी का और मेरा स्टॉप लॉस जब एक ही जगह पे पहुंच गया है तो इसको तोड़ने का चेष्टा ऑपरेटर जरूर करेगा। तो इसीलिए जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो जो लोग इस पे ट्रेड करेगा उसको बोलिएगा कि जस्ट नीचे ना मत लगाने के लिए, या तो वो 1900 के नीचे लगाए, या तो 1890 से काफी नीचे लगाए, मतलब 85 हो। जो ये फ्लूइड रख दीजिए, क्योंकि नहीं तो ये तीनों लोगों की कंसेंसस होने से ऑपरेटर का ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा ही। कि वो एक बार उसको
कल ही मेरा एक पुरानी स्टूडेंट से बात हो रहा था, उसके साथ ये भी बात हो रहा था कि जो टीवी स्टॉप लॉस होता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है पॉइंट टेकन ऑपरेटर सर। के लिए। हाँ, नहीं सर, पॉइंट टेकन बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो चाचा जी हमें दिख रही है वो सब चीज़ें सब लोगों को दिख रही होती हैं, इसलिए छोटा मोटा आप ऊपर नीचे अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग कर लेना। अब 1890 मत लगाना, थोड़ा आगे पीछे रहना। मैं भाव नहीं बोल रहा, बट आप सोच लेना कि थोड़ा सा अपने को नीचे एसएल क्रिएट करना है इसमें, और 1948 और करीब 1985 तक के टारगेट है। आगे बढ़ें, नवरत्न शेयर आपके लिए वेट कर रहे हैं, जरा फटाफट से नवरत्न शेयर चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। शरद बताएं। जी बिल्कुल, एविएशन ओएमसी स्टॉक्स जो है आज पॉजिटिव रहेगा रुख, क्योंकि ब्रेंट क्रूड जो है $70 प्रति बैरल का जो आंकड़ा है उससे नीचे आ चुका, ऑलमोस्ट 33 मंथ लोस पे है। बजाज ऑटो, हीरो मोटो जैसे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। आज जो है गवर्नमेंट लाइकली एक सब्सिडी स्कीम अनाउंस कर सकती है फेम 3 का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। वही अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो BMW ने जो है अपनी गाइडेंस घटाई है, चाइना में म्यूटेड डिमांड रहा है, एंड ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स का भी जो JLR एक्सपोजर चाइना के कारण थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल सकते हैं, और एक ब्रोकिंग डाउनग्रेड भी आया है। अगस्त के अगर डोमेस्टिक फार्मा सेल्स के बारे में बात करें तो टोरेंट फार्मा के डबल डिजिट ग्रोथ आया है, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पे हमें देखने मिले हैं। वही अगर पांचवा स्टॉक रिलायंस की बात करें तो रिटेल वेंचर्स ने करार किया है डेल्टा गलील के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रहेगा भारत के मार्केट्स को लेके। हमारा छठवां स्टॉक डिक्सन टेक, CLSA की रिपोर्ट आई है, मेंटेन होल्ड रखा है लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, यहाँ पे 11,400 से बढ़ा के 12,100 रुपये कर दिया है। ऑटो चैनल चेक हुई थी नुवामा की रिपोर्ट में, TVS मोटर्स सामने आया, यहाँ पे मेंटेन बाई रखा है लेकिन टारगेट प्राइस यहाँ बढ़ा दिया है 2870 से 3200 रुपीज़ से। वन ऑफ द की बेनिफिशियरीज हो सकता है इस फेस्टिव सीजन में। ओवरऑल जो आठवां स्टॉक रहेगा फोकस में वो है श्रीराम फाइनेंस, और यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, हमारे एक्सक्लूसिवली हमारे सिस्टर चैनल ET नाउ को कंपनी ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि वो अपनी इंश्योरेंस आर्म को लिस्ट कर सकती है अगले 1 से लेकर 2 साल में। सबसे पहले जनरल इंश्योरेंस आएगा, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस आर्म आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकती है। और आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, इस पे जो है फोकस में रहेगा बजाज फाइनेंस है। यहाँ पे बोफा की रिपोर्ट आई है NBFCs को लेके, और यहाँ पे जो अगर रेट कट शुरू हो जाता है तो निम एक्सपेंशन हो सकती है, वैल्यूएशन री रेटिंग हो सकती है अगर ग्रोथ दिखने मिला, और उसके कारण उनके प्रेफर्ड पिक में बजाज फाइनेंस आता है। ये पूरा अपडेट देने के लिए खबरों के चलते एक्शन यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। अब पैनल पर हमारे साथ ध्वनि पटेल भी मौजूद हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत आपके रिकमेंडेशन से करेंगे, बताइए आज के लिए आपके ट्रेडिंग आइडियाज। के अंदर ओवरऑल अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव बुलिश साइड का ही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बट कल के सेशन में हमने देखा कि स्टॉक ने अपने जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे उनको टेस्ट करा और वहां से वापस एक अपवर्ड स्विंग देखने को मिल रहा है। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स में आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। ऊपर आपका जो टारगेट रहेगा तो 705-720 रुपए तक का एक अपवर्ड स्विंग इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, और 645 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा स्टॉक पिक जो यहाँ पर मेरी तरफ से बनता है वो सीमेंट पैक में रामको सीमेंट्स के अंदर बन रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर सेशन और प्रीवियस कुछ सेशंस को कंपेयर करें तो 200 EMA को यहाँ पे स्टॉक ने टेस्ट करा है, और उसके ऊपर कल हमने ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ पॉजिटिव क्लोज करा है। पॉजिटिव मोमेंटम आज के सेशन में भी इसके अंदर बना रहेगा। टारगेट जो इसके अंदर ऊपर की तरफ बनता है तो रामको सीमेंट्स में आपको ऊपर 880 तक के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके रखना है। तो ये हैं स्टॉक्स आज के लिए। जुबिलेंट फूड पर नजर रखें, 720-705 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। ये कुछ कॉल्स हैं ध्वनि की तरफ से। चलिए अब स्टॉक एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। डिम्पी बताइए कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं इस वक्त आपके रडार पर? बहुत सारे स्टॉक्स हैं पूजा, लेकिन वो ना बार बार रिपीट होंगे, इसलिए मैं कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स रख लेता हूँ। रजत सर आज थोड़ी उनसे हेल्प लेते हैं। रजत सर जरा जल्दी जल्दी बताइएगा, मेरे को पता है आपका एनालिसिस काफ़ी डीप होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपसे शेयर पता करूँगा। सर मेरे को जरा देख के बताना, आज खुलते ही क्या मैं जस्ट अ मिनट सर, 1 मिनट। हाँ, क्या खुलते ही सर ये बजाज ऑटो को प्लस कर सकता हूँ? बजाज ऑटो खुलते प्लस करना है क्या सर?
देखिए, बजाज ऑटो को आप जरूर प्लस कर सकते हैं। बजाज ऑटो की मूवमेंट कल तो बहुत अच्छा रहा और यहाँ से वो ऊपर की तरफ चलेगा ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए। लेवल्स अभी उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन प्लस करके कुछ हद तक आना है, उसमें वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो मूवमेंट इनिशियली उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा। बट आई वुड से दैट यू डेफिनेटली गो फॉर बजाज ऑटो। ठीक है, बजाज ऑटो के लिए आपने अप्रूवल दे दिया कि बजाज ऑटो देख सकते हैं। एक बार सर एक और शेयर भी जरा, एशियन पेंट है। आज ना क्रूड का इम्पैक्ट आएगा शुरुआत में ही, खोलते प्लस करूं सर? एशियन पेंट अच्छा शेयर है। एशियन पेंट साहब मुझको पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कभी कभी भी आपको लगता है लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि उसका सौसर अभी कंप्लीट होते जा रहा है। ये सौसर कंप्लीट किए बगैर कोई दूसरा कुछ होने का वाला नहीं है। अभी 3400 का आसपास जाने की संभावना है, तो 3400 टारगेट मान के 3315 पे अभी ये तो खुलने के टाइम में अगर 3315 पे खुलता है तो अब 3290 का स्टॉप लॉस लगाइए। एशियन पेंट्स थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन ये 3400 पार करके और भी ऊपर जाएगा। तो जो ग्रासिम के लिए प्रॉब्लम का जो बात चल रहा था पहले 6-7 महीना पहले, वो अभी उतना फैलना नहीं हुआ है। ग्रासिम को भी अपना टोन अप करना पड़ेगा ऑपरेशन, उसके बाद इसके साथ टक्कर जो होगा वो बाद में दिखा जाएगा। ठीक है सर, मार्केट अभी खुल रहा है तो मैं वापस आपके पास लौटूंगा अभी, और बाजार खुलने में आप देखेंगे सिर्फ 7 पॉइंट की गिरावट है निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 53 पॉइंट की गिरावट है। टिकाना शुरू हो गए हैं 85 पॉइंट, अब बैंक निफ्टी नीचे गया, 140 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गया। आज की पूरी प्रोसेस फिर से वही शुरू हो जाएगी, 25,000 को बचाओ, उधर से 51,000 को बचाओ। 51,000 25,000 बचे रहेंगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, शॉर्ट से भी सिस्टम में है, वो धीरे धीरे करके और थोड़े कवर होंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता सकता हूँ, जैसे 5,35,000 है तो करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर हो सकते हैं आज निफ्टी के अंदर, और अगर 25,000 बचाना होगा, हाँ कंडीशन अप्लाइड है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी करीब कम से कम 5 से 7,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर हो सकते हैं आज, अगर बैंक निफ्टी 51,000 बचाए रखता है तो। सिर्फ इसको लेवल्स को बचाना है, आगे का काम मार्केट के पार्टिसिपेंट या उनकी लीडरशिप में से कोई ना कोई निकल के आके ज़रूर कर सकता है। खैर ये तो इंडेक्सिस की लेवल होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज शुरुआत में 3 से 4 पे ऊपर खुला है, और आज मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा इंटरनल, मैं ऐसा कुछ मेरा लेना देना नहीं रिलायंस से डिस्क्लोजर के साथ, बट रिलायंस अगर आज 2900-2920 को नहीं रोकता ना, बहुत देर तक यहाँ रोक नहीं पाएगा इसको, तो कम से कम 40-50 रुपये जोड़ने की कैपेसिटी है, तो हो सकता है फ्राइडे तक आए। बट मेरा ऐसा मानना है कि 3,000 की तरफ बढ़ने वाला शेयर बन जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। 25 रुपये जाएंगे और करीब 75 रुपये आने के चांसेस है। रेशियो होगा 1:3 का। रिलायंस के साथ साथ दिखाओ जरा HDFC बैंक, जरा चेक कर लेते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल फ्लैट होगा HDFC बैंक इस समय, साथ ही L&T, HUL, TCS, इन्फोसिस, ये सब के सब शेयर। प्रोड्यूसर साहब अब तो आपको भी याद हो गए होंगे ना, जल्दी शेयर सारे फायर करो, ताकि जल्दी इसको हम नोटिस कर पाएँ कि कहाँ पे बड़ी पोजीशनिंग क्या हो रही है इसके अंदर। L&T वगैरह सब फ्लैट है, सब फ्लैट टू पॉजिटिव है। आपने जितने शेयर फायर किए उसमें से कोई भी एक ऐसा शेयर नहीं है जिसमें 1% तक कभी गेन आया हो, सब 1/4% यानी कि 1/4% ऊपर, 1/4% ऊपर है। 6 शेयरों को देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज की मार्केट की वेटेज टिल्टेड नहीं है थोड़ी सी। एडवांस डिक्लाइन 1356 शेयरों का दिख रहा है, यहाँ तक भी मैटर ठीक है। इंडिया विक्स आज शुरुआत में हल्का सा फिर से कमज़ोर है, हालांकि वो ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। मैं फिर से बता देता हूँ, इंडिया विक्स 13 के नीचे आते और डल कर देगा मार्केट को, और 15 के ऊपर आते वापस से फेयर क्रिएट कर देगा। जब तक 15 के ऊपर 13 के नीचे नहीं जाता, एक छोटी सी रेंज के अंदर हम काम करेंगे। जो आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है इंडिया विक्स, वो 13-25 के आसपास चल रहा है। आ जाते हैं टॉप गेनर्स पे। निफ्टी के आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से, पहले वो दिखाता हूँ। ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज का बेनिफिट मिलेगा आपको, BPCL, क्योंकि ऑयल नीचे आ गया ना। एशियन पेंट दूसरा, ये भी उसी का बेनिफिशियरी है। सर ने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि खुलते प्लस करना, और 15 का लेवल बता रहे थे कि 13-15 पहला टिक था, 13-15 का फ्रीज लेवल, अब है 13-58। इसलिए मैंने पहले पूछा स्टॉक एक्सप्रेस की, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खुलते ही फिंगर फर्स्ट कहाँ पे करना है हमको, वो वाला। इसलिए मैं सारे शेयर्स आपके लिए छांट के लाता हूँ। आप बाद में भी करो, वो एक अलग बात है, लेकिन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाले मामले में आप उसमें कई बार बेनिफिट जल्दी ले आएंगे।
दूसरा आता है एनटीपीसी पावर ग्रिड, सर की लिस्ट में भी थे, एनटीपीसी मेरी लिस्ट में भी था आज कि ये थोड़ा चल सकता है। ये कुछ एक बढ़ने वाले शेयर हैं। बजाज ऑटो भी हमने पता किया था, वहाँ पर भी आपको शुरुआती बढ़त दिख रही होगी। इसके अलावा ओएनजीसी टूटा, 2% से ज़्यादा का कट है। एचडीएफसी लाइफ ने कल की अपनी लॉस को थोड़ा और एक्सटेंड किया है। हालांकि मेरे को परसेंटेज में एज सच कोई खास बड़ी प्रॉब्लम दिख नहीं रही है आज मार्केट के अंदर कि ये नेगेटिव है या टिल्ट है। थोड़ा रेंज का रह सकता है फर्स्ट हाफ 12 बजे तक, उसके बाद पोजीशन शायद थोड़ी ज़्यादा अच्छे से बने, बट टिल 12 बजे तक आपको शायद हो सकता है मार्केट थोड़ा चर्न करता हो दिखे, क्योंकि उसको 25,000 बचाना है और वहाँ पे 51,000 को भी टिकाना है। तो दोनों नियर टू सपोर्ट हैं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए मैं समय ले रहा हूँ। अगर ये मेहनत हो जाती है तो फिर काम बनेगा, नहीं तो फिर हम आज सेकेंड हाफ में भी रुक जाएंगे। कोई भी चीज़ को देखने से पहले, समझने से पहले हमको सेकेंड हाफ में भी रुकना होगा। फर्स्ट हाफ तो थोड़ा रुकना पड़ ही रहा है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं जरा सेक्टोरियल मूवमेंट पे, जरा सारे सेक्टर्स दिखाते जाना, हम स्क्रीन पर वो भी लेते जाते हैं। आज वैसे खुलने पे आज जो हाई लगा है ना, JSW एनर्जी का लगा है, जो आज खुलने के बाद जिसने हाई टेस्ट किया है। एक और शेयर है जिसने खुलने के बाद हाई टेस्ट किया है, उसका नाम है PPL फार्मा, पिरामिल फार्मा। मैं आपको कल भी नोटिस करवा रहा था, वो शेयर ने भी आज साल का हाई टेस्ट कर दिया है अपना। साल का मतलब क्या है, जब से वो अलग होके आया पिरामिल एंटरप्राइज से, तब से लेके अब तक के प्राइजेस सबसे ऊपर है। तो YTD समझ लो आप इसको, ईयर टू डेट वाला मामला 3% ऊपर है। कल आपको ध्यान होगा मैंने शेयर आपको नोटिस भी करवाया था कि बढ़िया चल सकता है, क्योंकि डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नोटिस करवाया था आपको मैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और हीट मैप लेके आते हैं ताकि आप ओवरऑल मार्केट को जरा जल्दी से समझ पाओ। प्रोड्यूसर साहब लाइए जरा हीट मैप और स्क्रीन पर दिखाते जाइएगा, स्पीड से दिखाना। पहले निफ्टी का, फिर बैंक निफ्टी का, फिर अलग अलग इंडाइसिस का आपको हीट मैप आएगा, स्क्रीन पर नोटिस करते जाइएगा। अच्छा, एक दो शेयर जरा मैं आपको और नोटिस कराता हूँ आज। अडानी ग्रुप के शेयर एक बार जरा स्क्रीन पर लेके आना। अडानी ग्रुप के शेयर 10 रुपये, अडानी एंटरप्राइजेस नीचे, अडानी पोर्ट ऑलमोस्ट फ्लैट है। कोई भी शेयर, सिंगल शेयर भी ऐसा नहीं है जो 1% से ज़्यादा टूटा हो या 1% से ज़्यादा चला हुआ हो। तो आज शुरुआत में थोड़ा डल मार्केट अडानी ग्रुप के शेयर से भी आपको दिखेगा। मैं ऑलरेडी आपको सुबह ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में नोटिस करा चुका हूँ, अभी ये 6 रुपये बढ़ चुका है, करीब 5 से 6 रुपये आपको बढ़ाव दिख रहा है। और इकलौता बड़े शेयरों में से ऐसा है जिससे मेरे को आज काफ़ी उम्मीद है कि शायद यहाँ पे थोड़ा मोमेंटो आपको बन जाए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इकलौता शेयर आज नोटिसेबल शेयर होगा, और कुछ भी नहीं है। मैंने सोनी पटनायक से पता किया, सोनी ने कहा कि एग्रेशन तो नहीं है, बट हाँ जल्दी जल्दी सपोर्ट भी नहीं ब्रेक करेगा। उन्होंने 2900 का आपको एक स्टॉप लॉस भी दिया होगा, आपको याद होगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। फटाफट से मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं इस समय शुरुआत में। जरा आप वो इसको भी नोटिस कर लीजिएगा, शुरुआती आंकड़े से ही मैं आपको बता रहा हूँ। इंडस टावर के अंदर शुरुआती पोजीशंस बन रही हैं थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर, ठीक है। लॉन्ग पोजीशंस बन रही है हिंदुस्तान पेट्रो पे, गोदरेज CP पे। अभी आप देखना आपके सामने एक दो मेहमान एक शेयर बोलेंगे, हो सकता है बर्जर पेंट बोले, हो सकता है HPCL बोले। अभी आपके सामने देखिएगा कोई ना कोई मेहमान की लिस्ट में जरूर जा रहा होगा ये शेयर। और मैं शेयर आपको बता देता हूँ, एशियन मेड तो हमने नोटिस करवाया ऑलरेडी आपको। ओरेकल फाइनेंस भी अच्छा चल रहा है आज फिर से। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय नोटिस कर पा रहे हैं। तो ये कुछ बढ़ने और वाले शेयर हैं। अब मैं आपको जरा शॉर्ट के शेयर्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे शॉर्टिंग हो रही है शुरुआत में ही। टाटा मोटर्स के अंदर आज शॉर्टिंग हुई है और इसका जो टारगेट आया था 875 का था, शायद एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पर। अब ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आने शुरू हो गए हैं। एशियन पेंट, BPCL ये दोनों क्रूड बेनिफिशियरी हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये सेंसेक्स का हीट मैप है, इसमें फाइजर, GSK फार्मा और आपको ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल्स ऊपर दिख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, हम गैस पे चल जाते हैं, ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू करते हैं। पहले काम शुरू करते हैं सोनी पटनायक से। सोनी जी बताइए मैम आपके ओपनिंग के ट्रेड। डिम्पी जी, मेरा यहाँ पे ओपनिंग का पिक रहेगा इंडिगो पे। इंडिगो कैश के लेवल पे अगर हम देखेंगे तो 4869.70 यहाँ पे चल रहा है, इसी लेवल पे बाई कर सकता है। 4820 यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट रहेगा 4950, दूसरा टारगेट रहेगा 4980। वेशन आप कह रहे हैं स्टार्टिंग में इसको प्लस कर लेना चाहिए, ठीक है। ओपनिंग का ये आपको ट्रेड मिला है। अंशुल जैन आपकी तरफ से ट्रेड। डिम्पी जी, गोदरेज CP इसमें 34 डेज का बेस ब्रेकआउट आया है, कल इनसाइड बार भी था, आज ओपन लो से चला है, तो इसको 1530 पे बाई करके चलना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 1510 का और ऊपर में टारगेट रहेगा 1560 का। ठीक है, 1560 1510 छाप देना प्रोड्यूसर साहब,
1560, 1510, 1510 का स्टॉप है, 1560 का टारगेट है और गोदरेज सीपी प्लस हो गया। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, इसमें डाटा काफ़ी अच्छा बन रहा है, इसलिए कोई ना कोई एनालिस्ट पकड़ेगा इसको। एक बार सोनी में आपने जो भी इंडिगो दिया, इसका स्टॉप लॉस टारगेट मेरे को दोगे क्या? मैं उसकी स्टैंपिंग करवा दूं फिर। जी डिम्पी जी, कैश के अनुसार 4830 स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 4950, दूसरा टारगेट रहेगा 4980। ठीक है, 4980 तक का टारगेट ले जाओ, 4950 का कंफर्ट का टारगेट है। स्टॉप लॉस डालना 4830 का, 4830 का, तो 30-40 रुपये सिर्फ जाने के लिए और आने के लिए करीब करीब 100 रुपये का रास्ता खुला हुआ है। ये आपके लिए दोनों टारगेट मेरे सामने सामने छपवा दिए। फोटो खींचिए, लिखिए, जैसे मर्जी कीजिए, आप इसको देख सकते हैं। ये कुछ शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। रजत सर, ओपनिंग में कुछ चेक किया? मैंने आपके दोनों शेयर्स तो देखे हैं आज। वैसे पावर ग्रिड भी ठीक है और हेवल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अभी हिंदुस्तान लीवर मुझको अच्छा लग रहा है। 2921 भाव है अभी। 2908, 2907 पे स्टॉप लगाइए और ऊपर में 2940, 2945 और 2954, ये तीनों टारगेट मान के आप शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं हिंदुस्तान लीवर में। इसके अलावा सोनी जी का जो इंडिगो है वो मुझको भी बहुत अच्छा लगता है, बट उन्होंने ऑलरेडी दे चुके हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 429 रुपया 35 पैसा पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। इसमें छोटी सी स्टॉप लॉस 424 रुपया 90 पैसा, ऊपर में 433 से 437 तक जाने की उम्मीद किया जा सकता है। 435 HPCL पे भी लगा देना एक बार जरा स्टैंप, 435 का। मैं सर इसका एक बार स्टॉप बताना, HPCL का स्टॉप क्या है? 425। 425, ठीक है। रहने दो, 424 ही रहने दो सर का जो SL है, और इसके अंदर 435 कर दो ऊपर का टारगेट। 33 की जगह 35 कर दो, रिस्क और तभी जमेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये 1:1 की रेशियो में दिया गया स्टॉप लॉस है, क्योंकि इसमें थेमेटिक है आज थोड़ा सा प्ले, क्रूड का इंपैक्ट आ रहा है और एक एक्चुअल थोड़ा डिफेंसिव शेयर्स है। हमने आपको ब्रेकआउट में भी नोटिस करवाया हुआ एक्चुअल, अब लगातार नॉन स्टॉप यहाँ पे चल रहा है। इंडिगो दोनों का मैच कर गया, सोनी पटनायक का भी और साथ ही रजस्तर का भी, और साथ ही साथ गोदरेज सीपी दिया है आपको अंशुल जैन ने। ध्वनि पटेल मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ध्वनि, आपका सौदा ओपनिंग का प्लीज़। जो ट्रेड यहाँ पे रहेगा, सबसे पहले आईटीसी के अंदर रहेगा। आईटीसी के अंदर मोमेंटम पॉजिटिव साइड का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट कर रहा है 530 तक के अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो 530 के टारगेट के साथ आप इसको बाय करें। नीचे के अंदर आपको जो स्टॉप लॉस रखना रहेगा, तो आप 509 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए। और दूसरा स्टॉक मुझे जो पसंद आ रहा है वो LTI माइंट्री का है। ओवरऑल इसके अंदर भी अगर आप देखें तो मोमेंटम ओवरऑल ऑन द पॉजिटिव साइड का बना हुआ है। इंट्राडे ट्रेड में 6500 तक के टारगेट आप इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको 6250 का लगा के चलना है। 250 का एक स्टॉप लॉस लाना है आपको। LTI माइंट्री में 6500 तक का टारगेट है। रेंज काफ़ी बड़ी है, 200-250 पॉइंट की रेंज आती है। और ITC भी हो गया। ITC ने आज साल का हाई भी टेस्ट किया है, हमने ये भी आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। खैर, इस बीच में आपको मैं बता देता हूँ, एक बार मार्केट ने भी आज 25,000 के स्पॉट को वापस से ब्रेक किया है। अभी स्क्रीन पर दिखाओ, 40 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। 182 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का 51,000 और इसका 25,000 की इंपॉर्टेंस है। थोड़ा थोड़ा विक्स जो आपको लाल निशान में दिख रहा था वो हरे निशान में आया है। जैसे 25,000 ब्रेक करता है ना, विक्स का बढ़ना शुरू हो जाता है और ये 24,800 तक भी टेस्ट करने के लिए खोलेगा तो विक्स वापस 15 आ सकता है। ठीक, सारी चीज़ें कोरिलेटेड है, बेसिक सी बात है। कोई चीज़ नीचे जाएगी तो कोई चीज़ ऊपर आएगी, फियर बढ़ जाएगा, मार्केट टूट जाएगा उस केस में। ठीक, बट आपको धैर्य नहीं खोना, इंटेलिजेंस रखना है। 24 सेशंस हैं आज। डेरिवेटिव एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की ऑन अ वीकली बेसिस। कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी, इससे पहले कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी हम निपट चुके हैं। तो थोड़ा चॉपी सेशंस हैं, रेंज के हैं बट हैं चॉपी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आज थोड़ी ज़रूरत है। मेरे को लग रहा है आज इंडाइसिस छोड़ देने चाहिए, अभी तक तो छोड़ देने चाहिए, आगे के आगे देखते हैं। ये 55-56 पॉइंट नीचे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, फर्स्ट सेशन मार्केट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट सेशन में मार्केट के ऊपर प्रेशर आ रहा है और ये 200 पॉइंट तोड़ा है बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी की प्रोबेबिलिटी कितनी है अंशुल जैन कि ये तोड़ देगा 51,000? ये भी देखिए डिम्पी जी, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर सस्टेन करता है 51,000 के नीचे तो फिर थोड़ा सा सेल कॉल इनिशिएट कर सकते हैं।
प्रोबेबिलिटी अब मैं अभी भी कहूंगा कि लेस देन 25% है, बट अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर थोड़ा सा डाउनसाइड ओपन अप होता हुआ दिखेगा। ठीक है, आज हेवल्स के अंदर कोई नुकसान नहीं है शुरुआत में, अभी तक तो ये 5 रुपये ऊपर चल रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस की 50 पॉइंट नीचे है अभी निफ्टी। अच्छे शेयर्स पकड़ के रखो, आपको बता रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी हरे निशान में दिख रहा है मेरे को। इन स्पाइट ऑफ दिस की 50 पॉइंट चला गया था नीचे निफ्टी डिप मारने के चक्कर में, और करीब 195 पॉइंट अभी भी बैंक निफ्टी नीचे है। अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ऑप्शंस वाले थोड़ा तैयार रहे ना, आज आपको ट्रेड मिल सकता है, बढ़िया ऑप्शंस का ट्रेड। हम भी ढूंढेंगे, अभी मेहमान को भी जोड़ेंगे, कोई ऑप्शंस का ट्रेड मिलेगा। मेरे को लग रहा है इंडेक्स में भी मिल सकता है कोई ऑप्शंस का ट्रेड। अगर किसी के पास हो तो कोई भी मेहमान मेरे को जरा बता दीजिएगा। इंडेक्स के ऑप्शंस का ट्रेड भी हम पकड़ सकते हैं अगर आज अपॉर्चुनिटी आती है। कोई शुरुआती डाटा इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स ऑप्शंस के ट्रेड भी आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ शेयर्स और जरा चेक करवा लेता हूँ मैं। शुरुआत में देखिए एक और शेयर है बर्जर पेंट, अभी तक किसी ने चुना नहीं है। बर्जर पेंट रजत सर जरा चेक करना। कि अगर एशियन पेंट्स चल रहा है तो बार्जर को तो चलना ही चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि बार्जर पेंट्स में भी सिमिलर टाइप ऑफ मूवमेंट दिखाई दे रहा है, बट आज के दिन थोड़ा ऊपर में सेलिंग आ रहा है, जबकि ये एक लेवल टेस्ट करने जा रहा है। 620 पे रेजिस्टेंस रहेगा, अभी 608 है। इसमें आज का दिन का जो लो है वो करीब करीब 604 के नीचे आप स्टॉप लगाइए। ऊपर में 616 620 तक भी आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर इसमें मोमेंटम आ जाए तो ये 620 बना दे। इस यहाँ पर टारगेट आ सकते हैं बर्जर पेंट्स में। फोर्टिस हेल्थ केयर, ये स्टॉक कल भी ऊपर था, आज भी देखिए 2% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है फोर्टिस हेल्थ केयर का। अंशु जी कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक, और नेक्स्ट टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप स्टॉक पर? पूजा जी, फोर्टिस में फ्रेश ब्रेकआउट आया है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट कंसोलिडेट किया था 12 दिन और आज ओपन लो के साथ चला है। इस पे बाई की स्टैंपिंग लगा सकते हैं। आज का लो 559 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 625 रुपए तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। 625 फोर्टिस हेल्थ केयर जा सकता है, अपने हाइस के पास कर रहा है कारोबार। सोनी जी, टायर स्टॉक्स में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? जेके टायर, सीएट, अपोलो टायर, इन सब में भी एक तेजी आ रही है, कहीं पर कुछ ट्रेड नजर आ रहा है आपको? सोनी आवाज ओके, चलिए सोनी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ध्वनि आपको आवाज आ रही है? आप टायर स्टॉक्स पर राय देंगी? सीएट, अपोलो टायर्स या जेके टायर पर कहीं खरीदारी के मौके दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे कन्विक्शन बन रही है, फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ से जो ओवरऑल मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट बना था, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे आज के सेशन में ही अपना जो 400 एंड यहाँ पे 25 का भाव है उसको क्रॉस करा है ऊपर की तरफ में। तो जेके टायर के अंदर आप करंट लेवल से खरीदारी करके चल सकते हैं। पोजिशनली आपको इसके अंदर ऊपर की तरफ में 450 रुपए तक का एक अपमूव देखने को मिलेगा। वहां पर एक सप्लाई जोन बनती है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। बट अगर आप यहाँ पे पोजीशन ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे की तरफ में 424 का लगाए और इसको 450 के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। टायर पर होल्ड करने की सलाह। रजत जी, आपके रडार पर क्या कोई स्टॉक आया है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, एक ही स्टॉक मैं बोल सकता हूँ, वो आज के दिन एक फ्लैग ब्रेकआउट होने की संभावना है, दैट इज एमसीएक्स। एमसीएक्स अभी 5286 पे है। इसमें 5225 के नीचे स्टॉप लगाइए। ऊपर में काफी अच्छी मूवमेंट होने की गुंजाइश है। 5350 से लेके 5410 तक तो मिनिमम मूवमेंट होना चाहिए। इसके ऊपर भी चल सकता है, ऊपर चले तो ये 5500 भी जा सकता है। तो इसी में खरीदारी भी थोड़ा सा शुरू हो चुका है और चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छी संकेत दे रहा है। मेरा अगला सवाल उसी पे था, मैंने नोट भी किया था, बट आपने सलाह दे दी इस पे। यहाँ पर भी अच्छे चार्ट पैटर्न नजर आ रहे हैं, इस पर आप नजर रखिए एमसीएक्स के स्टॉक पर। रजत जी, टारगेट एक बार वापस से रिपीट करेंगे एमसीएक्स का? 5350, 5410, उसके बाद में 5500 का उम्मीद करना चाहिए। इसमें मूवमेंट अगर चालू हो जाए तो बहुत बढ़िया मूवमेंट होगा। 2-3 सेशन में काफी अच्छी मूवमेंट दे सकते।
और स्टॉप लॉस क्या लगाए रजत जी? 5424 के नीचे, सॉरी 5224 के नीचे। 5224 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। इमीडिएट टारगेट 5350 के दिख रहे हैं, उसके ऊपर निकला तो 5500 के लेवल्स भी आ सकते हैं स्टॉक में। ये कुछ इमीडिएट टारगेट्स आपको एमसीएक्स में भी हाईलाइट किए। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स जहां पर कि इस वक्त बाई नज़र आ रही है, उसमें टेलीकॉम स्टॉक्स भी हैं जहां पर कि एक्शन है। भारतीय एयरटेल तो हमने हाईलाइट किया था, इस बीच इंडस टावर भी देखिए, ये स्टॉक भी ऊपर है इस वक्त। अंशुल जी, इंडस टावर कैसा लग रहा है आपको ट्रेड के लिए? देखिए इंडस टावर में सीरीज के स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ था, बट स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज है। एक रेंज में 454 ऊपर में, और नीचे में जो रेंज आ रही है वो 410, बिल्कुल मिड ऑफ द रेंज है, तो अवॉइड की सलाह रहेगी। या तो 454 460 रेंज निकाल के ब्रेकआउट दे तब बाई बनेगा, या फिर सपोर्ट जोन 410 आती है तो बाई बनेगा। फिलहाल मिड ऑफ द रेंज है तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, इसलिए ट्रेड के लिहाज से अवॉइड की सलाह रहेगी। बायस बुलिश है। देखो मार्केट ना वापस से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसकी जो गिरावट थी करीब 35-40 पॉइंट की, 50 पॉइंट तक ड्रैग मार गया था एक बार, उसको इसने रिकवर कर दिया 16 पॉइंट से। रिलायंस ना एक्टिवली आज प्ले करेगा बैलेंसर के तौर पर। देखो रिलायंस अभी भी 5.5 से 6 रुपये ऊपर है, मैंने आपको नोटिस करवाया हुआ है। आज रिलायंस आज इस जब 50 पॉइंट भी गया था नीचे, तब भी रिलायंस के अंदर लाल निशान नहीं आया था। मैं आज रिलायंस को ना मार्केट का एक थोड़ा बेस वाला समझता हूँ कि आज थोड़ी हेल्प करने में आएगा। कितनी आएगा भी मेरे को पता नहीं है, बट इसका डाटा, शुरुआती डाटा ना इंटरेस्टिंग है। शुरुआती डाटा इंटरेस्टिंग है अभी तक तो, और देखते हैं आगे क्या होता है। रिलायंस को कोई चला और बता नहीं सकता। अगर कोई ऐसी किसी को गलतफहमियाँ है तो ज़रा वो सारी अपनी दूर निकाल दे अपनी तरफ से। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बेटा आप नोटिस ज़रूर करके रखना, आज आपकी हेल्प करेगा। प्रोड्यूसर साहब ज़रा रिलायंस दिखाओ। हाँ, दूसरा एक दो शेयर जरा मैं और चेक करवाता हूँ। मैं आप रिलायंस पे ट्रेड करो ना करो, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करना बॉस। हाँ, मैं सिर्फ अपना इंटेलिजेंस आपके सामने ढूंढ के, वो जो डाटा वाटा चेक होता है वो सब ढूंढ ढांड के रख रहा हूँ आपके सामने। एक और शेयर है मेरे लिस्ट में। सोनी, आपका जो टारगेट था इंडिगो का वो था 4950 का ना? ठीक है, अभी तो 4900 पे एंटर कर रहा है ये। एक शेयर और चेक करवाता हूँ मैं, वह है सन फार्मा का। एक बार जरा सन फार्मा चेक कर रहे सर। सन फार्मा देखना, मेरे को स्विंग ट्रेड करना है इसके अंदर। स्विंग ट्रेड कहने का मतलब 5 से 7% लूंगा और निकल जाऊंगा सौदे से बाहर। खान फार्मा, ये तो देखिए एकदम एक ट्रेंड पे है। आप अगर इसमें अगर एंट्री करके एंट्री करना चाहता है तो कभी भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप ये बोलेंगे कि आज के दिन ही ऊपर कितना रुपया आप मांग रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि 1853, सॉरी 90 रुपये ऊपर पूरे हफ्ते के लिए मांग रहा हूँ। 90 रुपये हफ्ते के लिए मांग रहा हूँ सर। 90 रुपये हफ्ते के लिए, देखिए हफ्ते के लिए मैं पूरा इसमें बोलूंगा कि अभी तक तो मैं 1862 तक, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस 1862 पे आ सकता है। अगर आपने 3-4 सेशन इसको दे देंगे तो ये आपका 60 से 90 रुपया तक टांगना इसके लिए कोई बड़ा बात नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। हाँ हाँ सर, वही मैंने आपसे वही मांगे हैं। मेरे को दिन देने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से क्लियर कर देंगे। 5-7 दिन में दे दूंगा। आप ये कह रहे हैं कि 90 रुपये आने के चांसेस है, इसमें से चेक कर लेंगे। सर एक बार स्टॉप लॉस टारगेट मेरे को वापस बता दो, कोई आदमी अगर ले रहा है तो उसको कोई गलत फहमी ना रहे। स्टॉप भी दो, टारगेट भी दो सर। देखिए डिम्पी, इसमें वो 9-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट देता है। इसको तो जिस मूविंग एवरेज को ये शायद इवन अगस्त जुलाई के बाद में कभी 9-डे को तोड़ के नीचे क्लोज नहीं किया है, तो वो 9-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी 1824 पे है। अब 1820 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और उसके ऊपर में अपने जो सोच रहे हैं कि ऊपर में 90 रुपया दे सकता है तो दे सकता है। और ये 9-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका ट्रेडर को बोलिएगा थोड़ा चेक करने के लिए, क्योंकि ये तो हर रोज थोड़ा थोड़ा करके ऊपर तो जाएगा ना।
ठीक है, डन सर। तो 19-20 का टारगेट डालो, 18-20 का एक स्टॉप डालो, 100 रुपये की पूरी रेंज हो गई है, नीचे ऊपर का आपके लिए सब कुछ ठीक है। 19-40, 19 स्लैश करके 19-20 भी डाल दो, 19-20 का भी कंफर्ट अगर आपका आता है तो फिर काम बन जाएगा। देखो इंडिया विक्स ना वापस से स्लाइड हुआ है, जैसे रिलायंस ने अपनी पावर दिखाना शुरू किया कि वो मार्केट को शायद चेक एंड बैलेंस करवाएगा, इंडेक्स को जल्दी जल्दी नहीं जाने देगा, मैनेज करेगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा इंडिया विक्स ने अपने आप को कम किया है। आप इसको हर एक क्षण ना देखें भले भले, लेकिन फिर भी देखते ज़रूर रहें अपनी स्क्रीन पर ना, इसको नोटिस लगा रहे। बहुत अच्छी चीज़ है इंडिया विक्स। आज से 1-1.5-2 साल पहले तो मैं भी इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन 1.5-2 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ है इससे, इंडिया विक्स से। खैर मैं आपको बता देता हूँ, हेवल्स आपको बता दूँ करीब 17 रुपये ऊपर है आज का, रजत सर का, सोनी पटनायक का, और हमने भी आपको ये शेयर आपके सामने नोटिस करवाया था। हेवल्स करीब 16 रुपये ऊपर है, 16 पॉइंट नीचे निफ्टी, बट हेवल्स डेज हाई टेस्ट कर रहा है। बधाई हो आपको जिन्होंने आज सुबह सुबह प्लस किया है इसको। लक्ष्मीकांत शुक्ला यस सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऑप्शंस के ट्रेड के लिए। लक्ष्मी सर नमस्ते, बताइए सर। शुभ प्रभात डिम्पी जी। मेरा आज का जो ऑप्शन का कॉल है वो सन फार्मा है। मुझे यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट नजर आ रहा है सन फार्मा में, और ये जो स्टॉक है ये कभी भी अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि जैसे ही सन फार्मा 1855 के लेवल्स को निकालता है वैसे ही हमें ऊपर के स्तर दिखाई देंगे। तो हमें करंट मंथ के एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, 1860 का कॉल ऑप्शन लेना है अराउंड 12 to 14 के आसपास। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 32 का, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 5 का करना है। इसका जो लॉट साइज है वो 350 है, जो मैक्सिमम रिस्क बनता वो नजर आ रहा है वो है 2800 रुपीज का, और जो मैक्सिमम टारगेट है वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ रहे हैं 6650 के। ठीक है जी। रेशियो सर आपका भी अच्छा है, 1:2 का रेशियो है, 3000 जाएंगे, 6000 आएंगे, सिंपल सा सौदा है। 12 रुपये पे प्लस करना, सौदे को डाल के रखो और आपको 6300 रुपये मिलने के चांसेस है। 5 रुपये का स्टॉप लॉस भी डालना। स्टॉप लॉस कई लोग ना 10 रुपये की चीज़ छोड़ के हम भूल जाते हैं, अरे नहीं डालेंगे वो तो कट जाता है, वो तो स्क्रीन पर दिखता है, 100% स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन फिर भी आप डालो थोड़ा 98 ऊपर करके, अगर आपको राउंड फिगर में नहीं डालना तो। नहीं डालोगे ना ऑप्शंस कई बार बहुत स्पीड से ऊपर नीचे करेंगी। और ध्यान रखना इसकी एक्सपायरी है, और ये क्योंकि निफ्टी का पार्ट है इसकी एक्सपायरी 26 तारीख को होगी आपकी, तो 26 तारीख तक ही वैलिड है। आज है 11 तारीख, तो दिन तो है, और वैसे भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स पकड़ते तो कोई दिक्कत नहीं होती। सन फार्मा ऑलरेडी 16 रुपये ऊपर आ चुका है। थोड़ी देर पहले रजत सर भी आपको बता रहे थे कि ये शेयर आपको चलता हुआ दिखेगा। निफ्टी आ चुका है हरे निशान में, जो 50 पॉइंट का कट लगा था, निफ्टी आ चुका है वापस से हरे निशान में। लक्ष्मी सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये ऑप्शंस का ट्रेड नोटिस करवाने के लिए। निफ्टी आ चुका है हरे निशान में, देखते हैं अभी और क्या होता है। हेवल्स भी सर बधाई हो आपको, रजत सर 25 रुपये ऊपर आ गया है। और साथ ही साथ और मैं अडानी ग्रुप के शेयर्स भी नोटिस करवा रहा था सुबह, एक बार जरा वापस से दिखाता हूँ। अडानी ग्रुप के शेयर की 50% स्क्रीन हरी हो चुकी है। अंबुजा सीमेंट दिखाओ, ACC दिखाओ, अडानी विल्मर दिखाओ, अडानी टोटल गैस दिखाओ, अडानी पावर दिखाओ। ये सारे पोर्ट मैंने बोला नहीं बॉस, पोर्ट आप फायर कर रहे हो, मैंने बोला नहीं है ना। अंबुजा सीमेंट, ACC, अडानी विल्मर, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, ये वाले शेयर आपको फायर करने हैं। इस सब के सब शेयर हरे निशान में आ चुके हैं, बस अडानी पोर्ट भी आ जाएगा तो इक्का दुक्का शेयर है। देखो मार्केट के अंदर कंसोलिडेटेड एफर्ट्स चाहिए यहाँ से चलने के लिए, इक्का दुक्का शेयर पे भी डिपेंडेंस अपनी थोड़ी और कम करनी पड़ेगी। आ जाते हैं कुछ और लॉन्ग पोजीशंस पे जहाँ पर आज मार्केट के अंदर तेज़ी के सौदे बन रहे हैं। अंशुल जैन, बजाज ऑटो तो आ गया सर आपका 2% ऊपर, आज सुबह डिस्कस हुआ था ना बजाज ऑटो पे कि चल जाएगा वापस से, 2-2.5% ऊपर आ गया। क्या करें, इंट्राडे प्रॉफिट बुक करें, बाहर निकले? रजत सर से हुई थी बात शायद मेरी, आप ही चेक करो, कोई बात नहीं। अंशुल जी। डिम्पी जी, बजाज ऑटो मेरे से बात नहीं हुई थी, लेकिन फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, टारगेट यहाँ से लग रहा है कि स्टॉक में 12,500 तक जा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो पूरी क्वांटिटी होल्ड कीजिए, अगर थोड़ा सा डर लग रहा है तो 50% क्वांटिटी बुक करके 50% होल्ड कीजिए, बट कुछ क्वांटिटी होल्ड करना चाहिए। हाई लाइकली है 12,500 तक के टारगेट मिलेंगे।
ठीक है, 12,500 तक के टारगेट मिलेंगे। रजत सर, इसका क्रेडिट आपको दूंगा क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं आपसे पता किया था स्टॉक एक्सप्रेस में, तो हमने 2 ही शेयर पता किए थे। एक तो इसमें से बजाज ऑटो था जो मैंने आपसे आइडिया लिया था, आपने इसमें अच्छे से बताया, इसलिए स्टॉक एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं थोड़ा चाहता हूं कि स्टॉक एक्सप्रेस आप रोज़ देखा कीजिए। उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग स्टॉक्स पकड़ पकड़ के आपके सामने ले आते हैं। आपका छटाई वटाई वाला काम मैं थोड़ा और हल्का कर देता हूँ। रजत सर, आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज़। हाँ, वैसे ही बजाज ऑटो की तरह और एक स्टॉक में मैं जो सोच रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व करते हुए कुछ वॉलेटिलिटी टेस्टिंग करके भी मैंने देखा है कि मारुति जो है उसमें या तो हाँ, ये 12,000 के नीचे जाएगा या 12,000 600 पार करने का, 12,500 पार करने से एक बहुत जोर से मूवमेंट आएगा। ये बोलने की कारण ये है, देखिए इसमें अभी मूविंग एवरेजेस भी एकदम कंप्रेस्ड होके सेम जगह पे 920 और 50 डे मूविंग एवरेज आ चुका है। और बॉलिंजर बैंड का जो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, मतलब बहुत छोटा नैरो हो गया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक बस्ट ऑफ वॉलेटिलिटी होएगा। लेकिन इस सिचुएशन में आप बोल नहीं सकते कि ये किस तरफ जाएगा, बट इसको नजर पे रखिए। कभी भी एक बहुत अच्छी मूवमेंट होने की गुंजाइश है, शॉर्ट साइड या लॉन्ग साइड में। इसको थोड़ा रडार पे रखिए। ये बहुत दिन से रेंज बाउंड था, अभी वो रेंज तोड़ के किसी भी तरफ जा सकता है। नहीं, ठीक है सर, पॉइंट टेक करना है। सर, मेरे को एक बार टारगेट स्टॉप लॉस फिर दो आप मारुति के, ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपको। मेरे को टारगेट स्टॉप लॉस भी दो ना फिर। देखिए, अगर आपको लॉन्ग साइड में खेलना है तो 12,000 के नीचे स्टॉप लगाइए, और ऊपर में पहला पड़ाव तो रहेगा 12,485 से 12,555 इस रेंज का। उसके बाद में आप 13,000 से 13,200 तक भी आप देख सकते हैं। 13,200 तक के भी टारगेट आप दे रहे हो, तो रेशियो आपका स्टॉप लॉस रिमेन्स द सेम है, वो 12,000 है। पहला टारगेट 12,500 लिखो, दूसरा टारगेट लिखो 13,200 लिखो मारुति के अंदर, है ना। तो स्टॉप लॉस रिमेन्स द सेम है। एक और चीज़, ये 12,000 का शेयर है, ध्यान रखिएगा। इसमें 100 रुपये पता भी नहीं चलेंगे इधर से उधर कब हो जाएंगे। तो आप जो भी करें ना, थोड़ा वॉल्यूम वगैरह कम करके रखना, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप बोलेंगे सर अच्छे शेयर तो आप बता रहे हो, फिर वॉल्यूम कम क्यों करने के लिए कह रहे हो? वॉल्यूम इसलिए कम करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपको इक्का दुक्का और शेयरों पर भी मिलेंगी। अब जैसे सन फार्मा पे डिस्कशन हुआ, लक्ष्मी सर तो अलग हाउस में काम करते हो तो यस सिक्योरिटीज़ में, लेकिन उन्होंने भी वही शेयर पकड़ा हुआ है। तो सिस्टम में ना वही सिमिलर डाटा घूम रहा होता है, वो आपको अच्छे शेयर्स पकड़वा के दे रहा होता है। तो आप वैसे सिलेक्टिव रहो, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम कम करके अच्छे से पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करो। एक दो शेयर और पता कर लेते हैं। ध्वनि पटेल से काफ़ी देर हो गई, बात नहीं हुई है। ध्वनि, एक शेयर मैं जरा आपसे और पता करता हूँ, जरा चेक कीजिएगा आप। लॉन्ग साइड पे पता कर रहा हूँ। बाय द वे निफ्टी आ चुकी है 10 पॉइंट ऊपर अभी। इंडिगो तो हो गया। BEL में ना वॉल्यूम नहीं है, नहीं तो मैं आपसे पता करता BEL ही। चलिए ठीक है, वॉल्यूम वाला ही पकड़ता हूँ पहले मैं जरा शेयर। बर्जर ऑटो, ये सन फार्मा, एशियन पेंट, HPCL सब हो गया। डाबर जरा लेके ना, डाबर। सोनी पटनायक, माफ़ कीजिए ध्वनि, मेरे को जरा डाबर प्लस करके रखना है, और मैं इसको हफ्ते भर का टाइम दूंगा। मेरे हफ्ते के टारगेट और स्टॉप लॉस, 1 वीक टारगेट एंड स्टॉप लॉस डाबर। जी बिल्कुल डिम्पी जी, वैसे भी मैंने स्टार्टिंग में ही एफएमसीजी पैक पे भी फोकस करा था, जहाँ पे आईटीसी हमने पिक करा था, और डिफेंसिव में डाबर भी यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पे ही लग रहा है। स्टॉप लॉस आप नीचे की तरफ मेंटेन कीजिए, जहाँ पे स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट लेवल दिया है 658 के पास। ऊपर की तरफ यहाँ पे पोटेंशियल देखने को मिल रहा है कि 700 तक के भी स्टॉक के अंदर जो अपवर्ड स्विंग है वो बना रहेगा। पोजिशनली ही इसको होल्ड करना पड़ेगा, हफ्ते भर में यहाँ पे 700 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। और डिम्पी जी, अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो एक चोला फाइनेंस को भी यहाँ पे नोटिस करना चाहिए। अगर आप इसके इंट्राडे चार्ट्स को देखेंगे तो वहां पे भी एक फर्दर बुलिश साइड इंट्राडे चार्ट्स पे यहाँ पे एक अपवर्ड स्विंग देखने को मिल रहा है। 1560 से लेके 1600 तक ये यहाँ पे बना रह सकता है, और स्टॉप लॉस इसके अंदर काफी छोटा बनता है, जहाँ पे आपको 1498 का स्टॉप लॉस भी लगाना है। थोड़ा खिंचा हुआ शेयर है, चल सकता है फिर भी ध्वनि।
जी बिल्कुल डिम्पी जी, इंट्राडे चार्ट्स को अगर आप देखेंगे तो वहां पर बॉटम फॉर्मेशन अच्छी हुई है। तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे इसके अंदर ये जो मोमेंटम है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको ना 5 मिनट के चार्ट अपनी स्क्रीन से दिखाता हूँ, आपको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्यों धोनी कह रही है। फिर मैं आपको जरा वीकली चार्ट भी इसके दिखाऊंगा। जरा पहले मेरी वाली स्क्रीन दिखा सकते हो आप, चोला फिन आपको क्यों मैम ने दिया, एक बार जरा लिखतम वक्तम पक्के काम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिया कि कुछ भी हमने लेवल्स दिखा दी, नहीं, पूरी डिस्क्रिप्शन है। ये देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है जो टिपिकली इंट्राडे में चेक करते हैं। उसका ब्रेकआउट आ गया 50 दिन के एवरेज का, और 200 दिनों के एवरेज से उसने ब्रेक नहीं किया हुआ, और ऑलरेडी गैप को भी फिल हुआ है। चलो मैं आपको दिखाता भी चलता हूँ। ये गैप है, फील्ड है, यहाँ पे बेस बन गया, और उसके 50 दिन के एवरेज का ब्रेक है। कम से कम चलेगा तो ये आपको 1550 तक भी टारगेट दे सकता है। इंट्राडे हो गया, ये हो गया 15 मिनट का चार्ट। लेकिन जैसे आप इस चार्ट को थोड़ा भी वीकली बेसिस पे बड़ा कर देंगे तो आपको देखिएगा शेयर कितनी स्पीड से ऊपर वर्टिकली राइज लेके आया हुआ है। इसलिए बस मैंने धोनी से पता किया था कि भाई ये थोड़ा खिंचा हुआ शेयर है, कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, नहीं इंट्राडे के लिए ठीक है। अब आपको इंट्राडे और वीकली का कंसेप्ट में आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों इस शेयर के बारे में था। 17 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी, बैंक निफ्टी में अंदर हरा निशान आ चुका है, रिकवरी अच्छी है। बट फिर भी मैं बोलूँगा फर्स्ट हाफ में निफ्टी और बैंक निफ्टी को बहुत मेहनत करनी है। कम से कम 25,200 फर्स्ट हाफ में दिखाओ, और बैंक निफ्टी को तो और मेहनत करनी पड़ेगी 25,500 को दिखाने के लिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ और शेयर्स हैं मेरे लिस्ट में, ज़रा पता करता हूँ मैं। रजत सर, एक चीज़ ज़रा चेक करेंगे आप, ये जो गैस वाले स्टॉक्स हैं MGL, IGL और गुजरात गैस, सिर्फ ये 3 ही देखना। हाँ सर, गेल छोड़ देना इसमें से। IGL, MGL और गुजरात गैस, इन तीनों में से सबसे अच्छा स्ट्रक्चर किसका है? सबसे अच्छा स्ट्रक्चर किसका एक स्विंग ट्रेडर्स के लिए? देखिए डिम्पी जी, आपका प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं एक स्टॉक को देखा है अभी, उसको जिक्र कर लेते हैं। वो है वोल्टस अभी 1837 पे है, और ये 1810 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 1885 से 1900 तक जाने की संभावना है। अभी हम आपका वो आपका IGL था, और क्या था, गुजरात गैस। स्टॉक है IGL, MGL, गुजरात गैस। देखिए एटलीस्ट IGL में एक रेंज बाउंड सिनारियो नजर पे आ रहा है, और इसमें एक पर्टिकुलर लेवल का मैं जिक्र कर रहा हूं कि वो 542 का लेवल है। ये जब तक तोड़ के ऊपर नहीं जाता है तो इसको ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट एक्सपेक्ट मत कीजिए, और कोई कारण से ये 531 तोड़ दे तो ये नीचे चला जाएगा। अभी जहां तक MGL की सवाल है, देखिए महानगर गैस में अभी लोड होने में, महानगर गैस में भी ऊपर से तो सेलिंग होके नीचे आ रहा है। इसको ये जो फॉर्मेशन पिछले 5 दिनों से बन रहा है, ये 1900 से लेके 1915 के बीच में इसमें काफी सेलिंग होने की गुंजाइश है। अभी इसमें भी मत हाथ लगाइए। यार दोनों में जब मुझको कुछ खास दिखाई नहीं दिया तो गुजरात गैस देखने में शायद कोई सेंस नहीं हो। ठीक है सर, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। गुजरात गैस भी मत देखो, आपको दोनों ने दिखे। मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि करूँ या नहीं करूँ ट्रेड। मैंने सुबह पहले IGL चेक किया, लेकिन मेरे को जमा नहीं, वो मेरे को छोड़ना पड़ गया, फिर मेरे को दूसरे शेयर्स पे आना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ और शेयर आपको मिल जाएंगे स्क्रीन पर। धोनी, आपने कोई शेयर ढूंढा, मैं आपसे पूछूँ वो एक अलग बात है। आपने भी तो कुछ नोटिस किया होगा, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है वो भी आप बता देना। हाँ प्लीज़। जी जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे ऑप्शंस फिलहाल तो मैंने कोई भी रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। बट जैसे कि मैंने पहले बताया, चोला फाइनेंस को यहाँ पे खास करके ध्यान से फोकस में रखे। अभी फिलहाल के लिए वही एक स्टॉक है जो मुझे कन्विंसिंग लग रहा है फॉर इंट्राडे बेट्स। ओके, तो ये है नज़रिया चोला इन्वेस्टमेंट पर आपके लिए। अब एक और स्टॉक पर फोकस करते हैं, और वो है टाटा मोटर्स का। और हमने सुबह ही आपके लिए हाईलाइट किया था कि खबर थोड़ी नेगेटिव है, UBS की तरफ से नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आई हैं। स्टॉक निफ्टी का टॉप लूजर आज का 4.5% नीचे। गिरावट के पीछे के और क्या कारण है बता रहे हैं शरद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आज वीकनेस देखने मिली है दिन के ट्रेड में। इसके 2 अहम रीज़न हैं।
सबसे पहला है ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आई है यूबीएस की, टाटा मोटर्स पे मेंटेन सेल रखा है, जो टारगेट प्राइस है वो 825 रुपीज़ का रखा है। अब अगर बात करें तो ब्रोकिंग हाउस ने जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हैं। सबसे पहला ही जो रेंज रोवर स्पोर्ट का जो उनका वेरिएंट है वहाँ पे बड़ी डिस्काउंट्स देखने मिल रही है, और ओवरऑल जेआरआर जो है पिछले सालों में देखा जाए तो एक अच्छी रनअप देखने मिली थी अगर एवरेज सेलिंग प्राइस और मार्जिन्स के बारे में बात करें। अब ये जो है आंकड़ा अब मॉडरेट होने लगा है। इसके अलावा जो है ऑफ कोर्स ऑर्डर बुक भी जो है अभी प्री कोविड लेवल्स के नीचे आ गई है, और कुछ नए लॉन्चेस की भी अनाउंसमेंट की जो है प्लान्स कंपनी ने नहीं दी है। आगे जाते हुए ब्रोकिंग हाउस मान रहे हैं कि जो डिस्काउंट्स है ये और बढ़ सकते हैं, क्योंकि नियर टर्म डिलीवरीज में जो है थोड़ी एक इम्पैक्ट जो है देखने मिल रही है, क्योंकि एल्यूमिनियम सप्लायर ने जो है वो एक टाइप से फ्लडिंग किया है, जो एक टाइप से इनका आप कह सकते हैं ओवरऑल रॉ मटेरियल का भी सप्लायर है। इंसेंटिव्स जो है अभी जो रेंज रोवर के लिए देखने मिल रही है जेएलआर के मॉडल की, वो अभी कम लग रही है, मॉडरेशन हो गई है। और इंटरेस्टिंगली आइस हाइब्रिड लॉन्च भी जो है कोई बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं होने वाली है, और इसके कारण जो है FY26 का फाइनेंशियल्स वीकर हो सकता है। तो इसके कारण ऑफ कोर्स यूबीएस की तो नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। इसके अलावा एक और ग्लोबल इम्पैक्ट है जिसके बारे में बताऊंगा, जहां पे BMW ने जो है कल रात अपनी जो गाइडेंस है 2024 के लिए उस पे जो है कट की है। एबिट मार्जिन्स जो है था पहले 8 से 10% का एक्सपेक्टेशंस था, अब वो घट के 6 से 7% हो गया है, और डिलीवरीज भी जो है कम होने वाली है। और इनका मेन रीज़न है कि एक म्यूटेड डिमांड चाइना में देखने मिल रही है। और याद रखिए टाटा मोटर्स का जो JLR सेगमेंट है वहाँ से एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर रेवेन्यू का जो है आपका चाइना में भी मिलता है। तो इन दो रीजंस के कारण जो है आज टाटा मोटर्स में सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है। और अब यूबीएस तो 825 के लेवल्स देख रहे हैं सेल की राय के साथ। कमेंट्री भी थोड़ी नेगेटिव है, ऑर्डर बुक प्री कोविड स्तर के नीचे आ चुका है। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि आज स्टॉक में दबाव डाल रही हैं। 1000 रुपए के नीचे स्टॉक कारोबार कर रहा है। सुबह अंशु जी से हमने बात भी की थी और उन्होंने कहा था स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक और ज़्यादा टूट सकता है, और ऐसा हुआ भी। अंशु जी, टाटा मोटर्स अब काफ़ी नीचे आ चुका है, क्या अब बताइए अगर किसी को लेना हो तो किस लेवल को आप वॉच कर रहे हैं? देखिए पूजा जी, लॉन्ग स्ट्रैप है और उनकी लिक्विडेशन आ रही है, तो 970 जो कम से कम आता हुआ दिख रहा है। मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 970 लेवल होल्ड होगा। बॉक्स का हाई फेल हुआ है, तो बॉक्स का लो 99% अचीव होता है, तो 921 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। वहां पे अगर रिजेक्शन कैंडल बनती है तो एक बार बाइंग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जब तक एविडेंस ना मिले बॉटम फिशिंग करना नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर में एक ब्रेकडाउन दिख रहा है। 920 आता हुआ दिख रहा है, वहां पे एक बार वापस से प्राइस एक्शन वॉच करेंगे। रिवर्सल बनता है तो ही बाई की सलाह रहेगी, तो फिलहाल के लिए तो एग्जिट की सलाह है। एग्जिट की ही सलाह है। 920 तक की गिरावट अभी नजर आ रही है चार्ट्स पर, तो यहाँ पर बॉटम फिशिंग करने की जरूरत ना करें, यहाँ मतलब कि गिरावट में एंट्री लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्टॉक और टूट सकता है। कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं, और इस बीच HDFC AMC में भी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। स्टॉक 1.5% ऊपर है इस वक्त। ध्वनि, HDFC AMC में क्या कोई ट्रेड ले सकते हैं? जी बिल्कुल पूजा, इसके अंदर डेफिनेटली एक ट्रेड ले 325 का अगर ये लेवल को हम ब्रेक करते हैं तो स्टॉक अपनी डेलीज पे अपनी जो 20 की EMA है उसको भी ब्रेक करेगा, तो शॉर्ट टर्म में एक बेरिश यहाँ पे बेरिशनेस देखने को मिलेगी। बट जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तो ऊपर की तरफ यहाँ पे स्विंग मूव्स जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं 4600 के लेवल्स तक। ठीक है, तो 4600 तक अभी अगले टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं HDFC AMC में। एक बार SBI कार्ड्स भी देखिए, यहाँ पर भी तेजी है और 800 के ऊपर इस वक्त स्टॉक कारोबार कर रहा है। रजू जी, कैसी लग रही है आपको ये कंपनी SBI कार्ड्स? रजत जी सुन पा रहे हैं? SBI कार्ड्स पर राय दीजिए। ओके, अंशु जी के पास चलते हैं वापस से। अंशु जी, SBI कार्ड्स पर राय दीजिए। देखिए SBI कार्ड्स में एक ही प्रॉब्लम है कि ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा बिल्टअप नहीं था, लेकिन प्राइस वाइज बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट के बाद से आज थर्ड डे है जहाँ पे स्टॉक इनसाइड बार बना रहा है। प्रीएम्प्टिव बाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप 808 का ब्रेकआउट का वेट कीजिए। 808 रुपए के ऊपर मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। 840 845 का टारगेट रहेगा, तो कंडीशनल बाई है, 808 रुपए के ऊपर बाई करना है।
स्टॉप लॉस 785 का रहेगा और 845 का टारगेट रहेगा, बट 808 निकलने के बाद ही बाई करना है। लेवल्स पर नजर रखिए, 808 के पार निकले तब आप यहां पर खरीदारी करके चलिए एसबीआई कार्ड पर। जोमेटो में भी अच्छी तेजी है, 4% है इस वक्त ये स्टॉक ऊपर। यहाँ पर अच्छी बाई नजर आ रही है और अपने 52 वीक हाई के बेहद ही करीब ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। पिछले काफी समय से यहाँ पर एक खरीदारी का जो ट्रेंड है वो बना हुआ है। धोनी जी, जोमेटो के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? बना हुआ है, बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने करी और यहाँ पे इनफैक्ट आप अगर पूरा ये साल देखें तो स्टॉक ने एक 45 डिग्री लाइन के साथ ही डेली चार्ट्स पे यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम बनाए रखा है। तो ऐसे ही स्टॉक्स में यहाँ पे सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी के साथ बने रहने की सलाह रहती है। नीचे की तरफ आप यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं या फिर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन ऑलरेडी है तो आपका स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे 250 रुपए का, उसको ब्रेक करता है तो स्टॉक के अंदर रुपए का लेवल इंटैक्ट है, आप इसके अंदर बने रहे और अपनी पोजीशंस को कैरी करें। ठीक है, बने रहने की राय जोमेटो पर आपके लिए। एफएमसीजी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग और सुबह से हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक सुझा भी चुके हैं। आईटीसी, एचयूएल, इन तमाम स्टॉक्स पर नज़र रखिए। रिकॉर्ड हाई पर कारोबार कर रहा है लगातार 3 दिनों से तेज़ी। इसमें गोदरेज कंज्यूमर पर तो बात की ही। अंशु जी, एक बार टाटा कंज्यूमर भी देखिए, ये अच्छा लग रहा है आपको? 1% ऊपर है आ चुका है इस वक्त ये स्टॉक और ये भी अपने 52 वीक हाई के करीब ही कारोबार कर रहा है ये शेयर भी। टाटा कंज्यूमर में एंट्री लेनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल एंट्री लेनी चाहिए पूजा जी। प्रीएम्प्टिव बाई रहेगा करंट मार्केट प्राइस से। 125 दिन हो गया कप हैंडल पैटर्न बनाते हुए और हैंडल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से ब्रेकआउट बनेगा स्टॉक में 1226 1227 के ऊपर। उसके बाद स्टॉक में 1450 तक की रैली बनेगी। तो अगर आपका व्यू 2 से 3 महीने का है तो प्रीएम्प्टिव स्टॉक को बाई करके रख लीजिए। 1450 का टारगेट रहेगा। स्टॉक अगर 1160 के नीचे क्लोज करता है तब इसमें वीकनेस आएगी और स्ट्रक्चर के फेलियर के चांसेस बनेंगे। तो 1160 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेके प्रीएम्प्टिव बाई करंट मार्केट प्राइस पे करना चाहिए। 2 से 3 महीने का समय देते हैं तो 1450 तक के मिनिमम टारगेट्स मिल जाएंगे। तो टाटा कंज्यूमर में बिल्कुल मौजूदा स्तर पर खरीदारी कर सकते हैं। इस बीच सरकारी बैंकों में हल्की हल्की बाइंग आना शुरू हुई है। एसबीआई में बाइंग नज़र आ रही है, पीएनबी ऊपर आया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि ऊपर आई। हालांकि आज खबर थोड़ी नेगेटिव थी। एमटीएनएल ने 60% हेयर कट की घोषणा की है, लोन एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, ये खबर थी सरकारी बैंकों से जुड़ी। लेकिन अब रिकवर भी यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही हैं स्टॉक्स। ध्वनि, क्या करें? सरकारी बैंकों में कुछ अच्छा लग रहा है आपको तेजी के लिए? पूजा, डेफिनेटली यहाँ पे एक आज के दिन में यहाँ पे रिस्पाइट देखने को मिल रहे हैं, बट एक कंफर्मेशन जो है वो अभी भी इन सारे ही स्टॉक्स में आप कैनरा बैंक, बैंक ऑफ चलिए, ध्वनि से थोड़ा संपर्क यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनको सरकारी बैंक भी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर धीरे धीरे आप बाइंग करके चल सकते हैं।